हाँ जी, वो आप मेरे ख्याल है मैंने कहा भी था कि ये तारिक साहब ने इसका जवाब देना है। आप लोगों ने डाल दिए? उन्होंने अच्छा दे दिया जवाब इसका उन्होंने। जी जी, चला दें। वो डीएनए की बात कर रही थी। डीएनए में होता है कि अगर आप लोग समझना चाहें, साइंटिफिक लैंग्वेज में कई लोग बात करना चाहते हैं। जी, It turns out that the human DNA follows Moore's law, and this means that every 600 million years, it will double in complexity. You go back from today, 2024, 600 million years, it would be half the complexity. Go back 600 million years, half the complexity. evolution ही होगी। Does that make sense? Yeah. And so if you did that, you get to the original point where it doesn't, you can't go back anymore. And that original point, meaning, is when the first human DNA was born, let's say, and that turns out to be 9 billion years ago. So if the human DNA is 9 billion years old, but planet Earth is how old? 5 billion years? This means that the human DNA is older than the planet. Wow. So where was it? That's proof that the human DNA existed somewhere else. Interesting. And was implanted on planet Earth. ये इनकी अपनी कैलकुलेशन है। ठीक है, वो आप में से जिसने भेजा हो तो बड़ा एक्साइटेड था। देखें, वो मान रहे हैं कि इंसान कहीं और से इधर इम्प्लांट हुआ है, घुस बैठी है, इंसान कहीं और से आया है, पहले भी था। ठीक है, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, वो फिर आपको वो एवोल्यूशन भी माननी पड़ेगी। कल को कुछ और निकाल देंगे, फिर आपको वो भी मानना पड़ेगा। आपको अपने ईमान के लिए, कुरान के लिए इन चीज़ों के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप एम ही खुश हो के वो शुरू हो जाते, देखा ना जी ये निकला है, वो निकला है। उसने जो कह दिया उसे बस मान जाएं। हाँ, आप गौर करें, साइंटिफिकली उस पर चलें, लेकिन जहाँ जैसे उसको ये कहते हुए मसला हो रहा है, लेकिन वो कह रही है दैट मीन्स ह्यूमन डीएनए वाज बॉर्न। कहती लेट्स से चले मान लेते हैं कि ये पैदा हुआ, तो भाई वो किस में से पैदा हुआ? ਉਹਦੇ माँ प्यो का डीएनए कितों आया, या जिसने बनाया वो कौन है? फिर आप कहेंगे वो कहाँ से आया? ठीक है, और अगर सिर्फ एवोल्यूशन हुई जा रही है तो भाई 600 बिलियन ईयर के बाद या जितने मिलियन ईयर के बाद अगर इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डबल हो जाता है, सारी बातें ठीक है। चलें, आप ऐसे अगर कहना चाह रहे हैं तो पहले तो आप कुछ और थे फिर। ठीक है, सो ज़मीन की, अर्थ प्लेनेट की तो आप साइंटिफिक एज निकाल लें हैं 5 बिलियन ईयर्स ये कह रहे हैं, और ह्यूमंस की उसके ऊपर वैसे जो आसार हैं आने के वो साइंटिफिकली उससे कम के हैं। लेकिन डीएनए वो बहुत पीछे है, तो उससे पहले वो कहीं और था। ठीक है, जो भी था, लेकिन इस तरह की बात अगर आप कहेंगे तो कल वो कुछ और कहेंगे, फिर आपको वो मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके जो बिलीफ है उससे कंट्राडिक्ट भी कर रहा हो। ज़रा आंखें खोल के बैठो पुत्र जी। फिर मैंने मना किया था, आपने कहा था नहीं मैंने करनी है धमाल, मैंने कहा था आपको कि ये नहीं होनी है, इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर जी, अगर ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को बदुआ मिली हो कि तुम्हारी 7 नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी, और तो फिर अब इसकी तलाफ़ी कैसे हो? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी हयात नहीं है और जिनको बदुआ दी है वो भी हयात नहीं है, लेकिन आगे ये सफ़र कर रहे हैं। असल में ये इसलिए कहते हैं किसी की आह ना लेना। कि आपने कहा ना किसी का दिल ना दुखाना, बाबी ने मुझे 2 ही बातें कही थी, किसी की आह ना लेना और सैयद का एहतराम करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैयद वो होता है जो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाता है, जो आपको सिरा पकड़ाता है, जो आपको अल्लाह से जोड़ता है, जो आपको पहले बार उससे मुलाकात, उसके अंदर ना खामी देखनी होती है, ना उसको यस ही करना, उससे आगे नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, वो उसके अलावा आले नबी औलाद अली तो है ही सैयद ना, वो उस रेफरेंस की इज़्ज़त करनी है। अगर वो उस दर्जे से गिर गया, बाबा जी को कई बार लोग आके शिकायतें लगाते थे, सदात के बच्चे मतलब काकियाँ काके के मेरे साथ इस तरह किया, इस तरह किया। बाबा जी हम तो चुप, हमें समझ नहीं आती थी कि बिलाओ जी आज तो ये बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, ये इतनी मुश्किल ऐसी गलत हरकतें भी कही होती। तो बाबा जी ने बड़े आराम से कहना, काका बाबा सैयद एक कतरे का ही नहीं, एक किरदार का नाम है। तो अगर वो अपने दर्जे से गिर गया है और किरदार वो शिमर का निभा रहा है या कौम यहूद का निभा रहा है, वो यूसुफ के साथ ही उसी घर में पल रहा है ना, वो नहीं है, वो यूसुफ के भाइयों वाला किरदार अदा कर रहा है, तो वो दर्जे से गिर गया। ठीक है, बस सादी सी बात कर देते, उसे फिर समझ आती थी, कहती इस रेफरेंस की इज़्ज़त करनी है। बाकी वो कैरेक्टर अब जो निभा रहा है, शरीयत उस पर भी लगेगी,
सरकार जब कह गए हैं कि वो चोरी करेगा तो उसके भी हाथ कटेगा, आपका भी कटेगा। लॉ, जैसे वो काकी को मैं कहता था कि तू पास इसलिए नहीं हो रही कि तूने फेल बहुत किए। अब मुझे कहाँ से पता था? मुझे अपने आप से पता था ना, मैंने बड़े फेल किए हुए थे। मैं भी इसकी तरह बड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप अस्पताल के बड़ों से लेकर छोटों तक की जान अजाब की होती थी काम की। लेबॉर्ट्री तक चले जाना, ये लैब रिपोर्ट पे नाम क्यों गलत है, इसमें ये क्या डिजिट डाला, तुम्हें पता है मरीज़ मर जाएगा, तुमने ये पोटेशियम क्या लिखा है, ये है वो है। लेकिन ये है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे जो लोग थे मेरे साथ, मैं ये कोई अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं कैसा था। लोग मुझे पागल या सिनकी भी, शायद मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कंपनी इंजॉय करते होंगे या मेरे साथ रहना चाहते होंगे, लेकिन आई थिंक अगर आपको उस ज़माने का इत्तेफाक हॉस्पिटल की लैब के लड़के, उसमें ज़्यादातर जॉनसन होता था, क्रिश्चियंस थे, बड़े अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। अगर उनमें से कोई आ गया, और वो इस बात पे मेरी बड़ी इज्जत करते थे, अल्ट्रासाउंड एको वाले रिजवान साहब होते थे, आई डोंट नो, अपने एको और अल्ट्रासाउंड दोनों करते थे। मैंने उनसे जाके आर्ग्यू शुरू कर देना, सर ऐसे था वैसे था और आपने ये लिखा। उनके पास बड़ा रश होता था, अल्ट्रासाउंड बड़ी अच्छी करते थे। उन्होंने कई बार कहना, यार मैं फंसा हुआ था। वसीम साहब तो बहुत ही लिहाज, उनका रीनल ट्रांसफर तो इवनिंग पे होते थे, वसीम करीम साहब, उनकी तो मूवमेंट मैंने कोई ना कोई गलती में सारा दा पिता निकले है, तुसी उन्होंने कहा यार प्रिंटेड पेपर है, मैंने उस पर ठहर जा यार तो वो मैं था परफेक्शनिस्ट टाइप। लेकिन शायद उन लोगों को हार्ट बर्न तो होता ही होगा। मेरा कंसर्न मरीज़ होता था, अपनी मैं नहीं होती, ये नहीं होता था कि मैं शो करूँ। शायद कभी कभार जहाँ जहाँ मेरा नफ्स फूला, जहाँ जहाँ मैंने कोई ज़ाती अनाद में पंगा लिया या किसी की जान की गलती निकाली या कंसल्टेंट्स के नोट्स काटे, उनकी गलतियाँ निकाली, डायग्नोसिस गलत निकलाते थे, और वो सारे मेरे पे ट्रस्ट पड़े, मेरे प्यार करते थे, मेरी बात को सुनते थे। क्लिनिक से उन्होंने मरीज़ दाखिल किया हुआ है, 2-3 दिन से वो मरीज़ देख रहे हैं, और वो दाखिल अब उन्होंने कर लिया, पेशेंट टिरेट किया। मैं कहा यार सर आपने तो ये छोड़ा, ये नहीं है, बात करने की भी तमीज़ नहीं थी किस तरह बात करनी है। हाँ ये था कि अटेंडेंट के सामने नहीं कहता था, उन्हें अलहदा बताता था कि सर, लेकिन नोट्स पे रेड पेन से काटा, और ये वो ये थी मेरी याद। और मुझे फिर मौज़म साहब मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, वेरी हम्बल पर्सन, मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब, बल्कि मेरे लिए एक एसेट है। उन्होंने ज़िरवा ने एक काकी आई थी, याद आपको, ज़ैनब, लंबी सी, जो 1 साल से चारपाई पे थी, उसकी अम्मी अंजुम लेके आई थी, जियो की पता नहीं क्या थी, और वो बच्ची चल फिर नहीं सकती थी, ऐना वाला हाल था, हैं टांग वो चलती ही नहीं थी और 1 साल से पड़ी थी। तो ज़िरवा ने उसे उठा के चला दिया, दुआ सेशन में धमाल शायद करा दी थी, और फिर वो माशाल्लाह उसकी अम्मी चीखें मारना शुरू हो गई थी कि मेरी बच्ची साल बाद चली है, ये क्या हो गया। तो वो ख़ुद भी उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, और मौज़म बेग साहब की वो पुरानी कहीं पेशेंट है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपने ये देखें वैलेट में जहाँ पे मेरे कार्ड वार्ड्स पड़े होते हैं, उससे मैंने अपने उस्ताद का या सीनियर का वही ये वो उनके पास कहीं गई, और उन्होंने पूछा होगा बेटी का क्या हाल है और आपका और सारा, तो उन्होंने मेरा जिक्र किया सारा। तो सर मुझे बता रही थी कल, बल्कि कहीं मेरे ख्याल उनकी बेटी दूसरी की शादी हुई, बेटा हुआ शायद, मिठाई भी पचाती फिर रही थी, मैं डांट लगा दी, कहीं और ही पचा गई। खैर वो ये 2018 में, यानी 6 साल से मेरे पर्स में है। ये नहीं बस, मैंने जो टीचर का है उनकी हैंड राइटिंग है, मैं पहचानता था। मैं इन लोगों का जूनियर था, मौज़म बेग मिर्ज़ा, प्रोफेसर यूनुस शेख, जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं। रजिस्ट्रार होता था, मेरी ड्यूटी यूँ समझ ले रजिस्ट्रार की थी। मेरा क्राइटेरिया ये था कि मेरे लिए ये बेइज्जती की बात थी कि हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल था और उनके प्राइवेट पेशेंट्स होते थे, कि मेरे लिए ये बेइज्जती की बात थी कि मेरे होते हुए मैं ऑन कॉल हूँ और मेरे कंसल्टेंट को घर से आना पड़े या कॉल लेनी पड़े, और ये कभी नहीं हुआ था। प्रोटोकॉल्स भी और सीरियस पेशेंट्स भी, और कभी ये भी नहीं हुआ प्राइवेट सेटअप में कि उन्हें ये शिकायत गई होगी जी हम इस डॉक्टर ने गलत इलाज किया है या आपको नहीं बुलाया, या क्योंकि प्राइवेट पेशेंट्स उस वक्त इत्तेफाक में ज़्यादा होते थे, सारी एलीट क्लास हॉस्पिटल ये था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस 5 स्टार होटल वाली होती थी, जो अमीर क्लास होती है आपको पता है वो। और फिर पॉलिटिकली चूँकि एफिलिएशंस थी तो कुछ लोगों के वो लिंक्स होते थे, 2 मिनट बाद फ़ोन आ रहा है जी फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का, इंटरफेरेंस भी बहुत होती थी। मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर मतलब खामखा अपने ऊपर, मतलब मेरा ये होता था प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट, ठीक है। और मतलब अगर मैं नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो फिर आप मौजूद साहब को कहें ना कि मैं लाऊँ या ना, मैं जब मैंने कर ली उन्हें आके क्या करना है। और मुझे याद है एक बार प्रोफेसर शहरयार खान हार्ट के डॉक्टर हैं, वो भी किसी पेशेंट उसी प्रोटोकॉल के लिए वो बाहर से
उन्हें भी ये शिकायत शायद लगी अलहदा से ये बात, तो उन्होंने देखा हंस के कहते हैं तू कितने फस ना जाइए अपने उत्ते ना लिया कर, मिट्टी पर ना खबीसा नूं मैं किवें डील कर रहा, वो सदा झटके स्टाइल के है। जो मैं कहना इस तरह करो, उन्हें कुछ समझाते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि नक्ट है। मौलाना साहब ने मुझे लेटर लिख के भेजा हुआ अपने क्लिनिक से, जब उन्हें पता चला। डॉक्टर जावेद साहिब, मुझे साहिब बुला रहे हैं, हालांकि वो सीनियर है मेरे उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब मदर, मिसेस अतर, उनका आगे नाम लिखा है। Zainab's mother is happy that you spiritually successfully treated her daughter. I am proud of you. तो आपके उस्ताद के इस तरह की फ़िक्रें आ जाएं, ठीक है। And always have had very thoughtful feelings for you. May you मैं ये वर्डिंग मुझे समझ नहीं है। नरिश एवरी वॉक ऑफ ऑनरिश एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड देयर आफ्टर टू सर्व ह्यूमैनिटी इज़ अ ग्रेट विर्चू you always had. Allah be with you always. आमीन. With prayers. मुआज़्ज़म बेग मिर्ज़ा स्टैम्प, उन्होंने फिर स्टैम्प लगाई हुई अपनी, ठीक है, साइन करके। तो पता नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया हुआ था कि मैं अब कई बार सोचता हूँ कि शायद वो ठीक है, वो मेरी दुआ थी कि अल्लाह क्या इलाज है मुझे बता। लेकिन जिस तरह से वो 2-3 साल में फंसा रहा और किसी को बता भी नहीं सकता था और कब शेयर भी नहीं करता था, और उस दर्द का दरमा मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शायद वही था। फिर मेरा वो ट्रेनिंग, मेरे स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पढ़ा रहा था, पार्ट 1 जिन्हें मैंने कहा पास करो, उन्हें किया, उन्होंने पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर ली। मैं पेपर वो अपना थीसिस ही नहीं जमा करा रहा या डिसर्टेशन ही, और वो मेरे से पहले पास भी हो गए। उन्हें उनके पीछे पड़ा हूँ, पार्ट एग्ज़ाम दो और ख़ुद दे नहीं रहा अपना। और तो वो सारी नोट्स शायद अपने हाथ से बंधी हुई थी। जितना परफेक्शनिस्ट बनता था तो मुझे भी एग्ज़ाम में फिर परफेक्शन के हिसाब से देखा गया। और मुझे आज तक याद है कि एक लॉन्ग केस था मेरा, लाहौर में वाइवा था जो पहला, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, या जो डॉक्टर्स समझते हैं, जो आप में से डॉक्टर्स हैं, लॉन्ग केस में मुझे फ़ेल किया उन्होंने। जो मेरे एग्ज़ामिनर थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, वो पिंडी के बड़े स्ट्रिक्ट एग्ज़ामिनर थे, आर्मी के ब्रिगेडियर थे और बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। वो दोनों टीचर्स थे और लोगों की जान भी उनसे जाती थी, लेकिन मैं तो नाम शाम सुनता ही नहीं था कौन सा एग्ज़ामिनर को थे। मैंने कहा मैं तो पेशेंट देखना मेरा स्टाइल ही ये था। तो रिटर्न पहली गो में पास हुआ था। शॉर्ट केसेस मुझे लग रहा था मैंने फड़का दिए हैं, रह गया था लॉन्ग केस। और मुझे याद है कि वो बाबा ऑलरेडी शर्ट उतार के ना बैठा हुआ था। पेशेंट भी कई बार ना पुट ऑफ हो जाता है, वो मतलब सुबह से आया होता है, उस पर पेशेंट डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे होते हैं, कई बार वो भी कोऑपरेटिव नहीं होता। अब उसमें शर्ट उतरवा के एग्जामिन करना था, उसकी शायद पहले भी 1-2 लोगों ने, या शॉर्ट केसेस में भी शायद था, तो वो ना तंग पड़ा, उसने शर्ट पहले ही उतार दी, उतार के और बेड की साइड पर टांगे लटका के बैठा हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि जेंटलमैन यू हैव 30 मिनट्स, टेक हिस्ट्री इन एग्जामिनेशन। अब ये पार्ट होता है, आपने हिस्ट्री उस बिल्कुल ऐसे लेनी होती है। जब पहली बार आप पेशेंट देख रहे हैं और मरीज़ आपके आउटडोर में आया, आप वो दोनों कंसल्टेंट्स ये देख रहे हैं कि आप एक कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर हैं, आपकी मरीज़ से सोशल डीलिंग कैसी है, मेडिकल एथिक्स कैसे हैं, इनका एक एक नंबर होता है। फिर उसके बाद अब आप उससे इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कितना ईजी गोइंग जा रहे हैं, और आपकी थॉट की क्लैरिटी कितनी है। और बड़े ईजी मार्क्स होते हैं, ईजी गोइंग, 10 में से 6 नंबर लेने होते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक नंबर इस पे मिल जाता है कि बड़ा अच्छी तरह ग्रीट किया जी, मैं डॉक्टर जावेद हूँ। वैसे तो आप लोगों को कभी किसी बड़े से बड़े डॉक्टर ने नहीं कहा होगा अपने क्लिनिक पे, इमरजेंसी में, आउटडोर में, कभी डॉक्टरों ने कहा आपको कि अस्सलाम वालेकुम मेरा, उस दिन हमारी मैनर्स देखने वाले होते हैं, ठीक है। मैं आपको हाथ लगा लूँ, मैं आपकी शर्ट ऊपर कर दूँ, नहीं चले रहने दें, अच्छा। फिर साथ ही कहना है सर मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा, मतलब मैंने दिखाना है कि एग्जामिनेशन असल में एक्सपोज करके करना है। अब उधर ही पता है कि लेडीज़ लटाई हुई है, पाकिस्तानी लेडीज़ है, उन्हें कहना स्वेटर दे उत्तू सुन जे सुनना ही थे, बल्कि इतों तो बहुता सुनना भी नहीं, तू ऐसे की करना थे, मार भी पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें वो एक अलग बात है। तो गोरे हमें देखें तो वो ठीक ठाक जहाद हम करते हैं स्टेज से,
कई शहजादे थे फिर लैदर जैकेट तो भी सुन लेंगे ने तो अब वो मैनर शैनर्स तो उसको 1 नंबर मिल ही जाता है। फिर उसके बाद आपने कैसे हिस्ट्री शुरू की, क्या अगर वो भी आप ठीक जा रहे हैं 2 नंबर हो गए। अब आपने एग्जामिनेशन किया, उसको बार बार उठाया बैठाया नहीं, एक पूरे सीक्वेंस में आप ठीक जा रहे हैं। एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि ये जो कहानी इसने सुनी है 20 मिनट लगा के और एक्सट्रैक्ट की है, उसके बाद इसके माइंड में वो हमारा माइंड रीड ये स्टार्ट, अब जब इसको मरीज को हाथ लगा रहा है, उसको एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उसने स्टार्ट कहाँ से लिया है, इसका क्या डायग्नोसिस बना है, मतलब दिल का वो डायग्नोसिस बना रहा है कि इसको दिल का मसला है, चेक को पैर करी जा रहा है, तो अब ये देख रहे हैं कर क्या रहा है, ठीक है। साथ वो सोचते हैं कि हो सकता है हार्ट की कोई डिजीज़, पाँव से रिलेटेड उसके वो साइन चेक कर रहा है, ठीक है, या उसको मसला ही सीधा सीधा शुगर का मरीज़ है या कुछ, उसकी शुगर से रिलेटेड हिस्ट्री नहीं ले रहा, तो ये सारा एग्जामिनर देख रहा होता है। अगर वो आप एग्जामिनेशन भी अच्छा कर लें सारा, तो आप 3 से 4 नंबर ले चुके होते हैं। अब वाइवे में आपने 2 या 3 नंबर और खींचने होते हैं, उसमें भी आप कहते हैं आधे घंटे के बाद वो कहते हैं कि ओके डॉक्टर साहब टाइम इज़ अप, आपने हिस्ट्रियाँ ले ली, एग्जामिन कर लिया है, अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रेजेंट योर केस। अब आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप एक लॉजिकल एक मेथोडिकल वे से, असल में आप एक कंसल्टेंट को, अब आप एक पहेली, जो आप में डॉक्टर बैठे हुए गाइड जो कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, असल में आपने ये समझना है कि वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप उन्हें एक पहेली बताने लगे हैं, वो बूझने पे तैयार हैं, लेकिन आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसे पहेली बूझने नहीं देनी, आपने असल में उनको अपने तरीके से बताना है कि वो भी सोच रहे हैं कि इसने क्या सोचा है, या उन्हें तो पता ही है मरीज़ क्या है, लेकिन बहरहाल आप अगर एक मेथोडिकल उन्हें कह रहे हैं कि जनाब ये सुबह उठा, इसने टूथब्रश पकड़ने की कोशिश की, इसे पकड़ा नहीं गया, ठीक है, बेड से उठने की कोशिश की, उठा नहीं गया, एक साइड से गिर गया, ये वो एक ये है। असल में सर इसने ना रात को जो है ना लंबी फिल्म देखी तो ठंडे पकौड़े खा लिए, वो उसने बीच में सुनाया था, वो तुसी तो नहीं सुनना सी ना, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री किधर जा रही है। लेकिन अगर आप वो मेथोडिकली हिस्ट्री दे रहे हैं, आपने अपना टर बोला है, उसने कहा अच्छा आपका क्या डायग्नोसिस है, और आपने जो फाइंडिंग्स पिक किया है, इसका जिगर बड़ा हुआ है जी, इसकी छाती में ये आवाज़ें आ रही हैं, इसके दिल के वैल्व लीक हैं, जो भी मुआयना किया है, इसके फलां जोड़ ख़राब है, जिल्द के ऊपर ये जो निशान है ये लग रहा है, और वो कहता है फाइनल कंक्लूजन, तुम्हारे ख्याल में क्या 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 हो सकता है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तुम्हारी नंबर 1 2 3 4, और ये भी मतलब उसमें भी आप एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब सिर दर्द बहुत 10 साल से नहीं जा रही, बस डॉक्टर साहब जब भी ससुराल में जाके होती है, बेगम को छोड़ने जाऊँ तो उन्होंने कुछ कीता कराया, इस सेक्रेटरी की हिस्ट्री है। अब आप उन्होंने पूछा जी डॉक्टर साहब क्या है, सर मेरा ख्याल अब साइकी की आपने उसको 10 साल से नहीं ना मरा, आप पहला डायग्नोसिस दे रहे, सर इसको ब्रेन ट्यूमर है। मैंने अच्छा बड़ा सुलझू किस्म का ब्रेन ट्यूमर है, 10 साल हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, उसकी सजेस्टिव चीज़ें हो ना, आप पहले वो चीज़ें लाएंगे जो भी हैं, तो अगर आप वो सारा सही बोलते हैं तो 1 नंबर और मिल जाता है। अब 1 और 2 नंबर रह गए आपने, तो उसमें डिस्कशन शुरू होती है, आप 4 5 6 नंबर ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करके, लेकिन आप अगर वो डिस्कशन में भी चवले मारी जाएं, या वो पूछते हैं कि अच्छा अब इसका आप किन बेसिस पे डायग्नोसिस बना रहे हैं, जिन बेसिस, अच्छा चलो फिर इसके क्या टेस्ट कराओगे, अब आप कह रहे हैं सर इसको हार्ट अटैक है, इसको एंजाइना हो रहा है, तो वो सुनना चाह रहे हैं कि अब आप उसकी एंजियोग्राफी करेंगे, वही अच्छा तो क्या टेस्ट करेंगे अब, ये वो सर इसका सीटी ब्रेन भी कराना चाहिए, इसको चेस्ट में पेन तो हो रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको ना थोड़ा दिमागी मसला भी है, मैंने डॉक्टर साहब वो भी कर लेंगे, लेकिन फौरी टेस्ट, इसको दर्द हो रही है, सांस खराब है, बार बार हो रहा है, गिरा है, सर इसके ना ECG कराएंगे, मैंने कहा चलो ECG है। तो ये सारी डिस्कशन चल रही होती है, आप कितना सही गलत हैं, 6 नंबर लेने होते हैं। तो लेकिन वो 30 मिनट आपने मरीज़ देखा भी हुआ हो, आपको अचानक पता चला ये तो मेरा ही मरीज़ बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कई बार लड़कों ने देखा होता है पेशेंट, आपने वो 30 मिनट पूरा उसको एक बिल्कुल इस तरह करना है कि नया पेशेंट आपको नहीं पता और आपने उसका पूरा ड्रामा करना है। असी बड़े ईमानदार डॉक्टर साहब तरह हाजी बगलोल देखा मैंने नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा खुदा को मैंने मरीज़ नहीं देखा हुआ था। और दूसरा ये कि जब एक सिस्टम जो फॉलो करना है आपने, तो उसको फॉलो करें, और आप ओवर स्मार्ट ना हो। मेरे से पहले लड़के हमदर्दियाँ कर रहे कि तेरा ते आ गया उधे अगे, मुझे पता ही नहीं उनका क्या मसला क्या नहीं मसला। उन्होंने ग्रीट तो बड़ा अच्छी तरह किया, आपको पता है आर्मी वाले तो बड़ी सुलह सफाई से बात करते हैं, मतलब मैनर्स होते हैं उनकी, अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी, और वो लगता नहीं है कि ये क्या करेंगे आपके साथ। मैं चौड़ हो गया,
उन्होंने इतना कहा, उन्होंने सिर्फ एक थोड़ा सा फिक्र एक्स्ट्रा बोल दिया ना, और ये ऐसे मुझे देख रहे हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस ये देख रहे हैं, वो एग्जामिनर को ये भी इंप्रेशन पड़ता है कि इन्हें कल मरीज़ देखा है, ये फ़लाँ वार्ड में इसने देखा हुआ है, इसको खुद ही पता है या मैं ड्रामे कर रहा है, या इस तरह कॉन्फिडेंट कैसे है। कई बार ये भी मसला पैरल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे उसमें गोरे एग्जामिनर एक दोस्त की बात, बड़ी अच्छी बात याद है कि मैं कहीं एग्ज़ाम ले रहा तो उसने कहा, यार वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड वट ही डोंट नो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड वट ही नोज, इज़ ही ए सेफ डॉक्टर और नॉट, दैट्स इट। ठीक है, तू अपनी डॉक्टरी ना विच पा के इनू की नहीं आता। हमारे एग्जामिनर्स का ये मसला होता है कि इनू की नहीं आता, पता करो, इसका ये भी नहीं आता यार, उसको ज़रूरी आता है कि नहीं आता, अफलातून तो कोई भी नहीं होता। खैर उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव 30 मिनट्स फॉर हिस्ट्री टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड देन वी विल हैव अ वाइवा। मैं कहा कि सर थैंक यू। मैं बेड के पास खड़ा और उसको देख रहा हूँ। उन्होंने बैठते बैठते इतना क्या, दूसरे एग्जामिनर्स आ गए, कहते आई थिंक 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। उन्होंने इस तरह करके कहा, शायद वो कैश था क्या था, क्योंकि पेशेंट साहब ने शर्ट उतारी हुई थी, अब उसके यहाँ पे एक टाँके का निशान था, यहाँ पे कुछ चेपियाँ लगी हुई थी, एक आंख उसकी यूं थी, ठीक है, जिस्म उसकी सूखा सड़ा था, उसके जिस्म के लग रहा था कि ये बेचारा कोई फाका कश है या बहुत ही बीमार है लंबी देर से, पसलियाँ उसकी निकली हुई हैं, बाबा बैठा हुआ है और ऐसे उसने बैठा हुआ है, और इधर से ये नाखून भी उसका टोटल ऑरेंज हुआ हुआ है, जैसे उसने ना कोई नेल पॉलिश लगाई हुई है। अब मैंने उसे देख के ना उनके सामने ही बड़ा उसकी आंख को थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक, और टॉर्च निकाली, उसकी आंखों में मारी। मैंने कहा सर इवन सर मोर देन इनफ। उन्होंने कहा था आई थिंक 30 मिनट्स सर इनफ। अब ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अपना काम स्टार्ट करना था, बेल हो गई थी। उन्हें भी इतना रिलेटेड नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस्मत या मुझे सबक अल्लाह ने सिखाना था, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इंजन के अगे इंजन ना बनो। वो अपनी जगह के इंजन थे, कंसल्टेंट थे, प्रोफेसर थे, व्हाटएवर, एग्जामिनर थे। उन्होंने बैठते बैठते मुझे याद है, उन्होंने कहा ओके देन लेट्स स्टार्ट नाउ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम। मैं तो गया थे आगे, क्योंकि मैंने देख लिया था पेशेंट, पहले नहीं देखा हुआ था, जो मेरा अपना क्लिनिकल नॉलेज पहले था उसकी बेसिस मैं कहा मैं पास हो गया। ये तो बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मैंने तो हिस्ट्री दी। मैं कहा सर दिस जेंटलमैन इज हैविंग, आई जस्ट चेक, ही इज हैविंग हॉर्नर सिंड्रोम राइट, एंड ही इज़ बैडली कैक्टिक, मतलब इसके बिल्कुल वेट लॉस हुआ है, इसके इधर से शायद प्लूरल बायोप्सी की गई है या चेस्ट ट्यूब डली रही है, शायद इसको पानी था इधर, या पैनकोस ट्यूमर है, इसको लंग का ट्यूमर है, और इसकी इस उंगली पे निकोटीन स्टेन नज़र आ रहे हैं, इसने बहुत सिगरेट पी हुई है, ओल्ड मैन है तो, और ये रेडियोथेरेपी के मार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो वो लगे हुए थे स्टिकर्स, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रेडिएशन करनी होती है, वो भी एरिया ये था। तो मैं कहा दिस इज़ मोस्ट लाइकली सी लंग, मेटास्टैटिक सी लंग, और बायोप्सी हुई भी है, और पैनकोस ट्यूमर है लाइकली, इसकी ये नेक वेन्स एंगोज्ड हैं सारी, ये वो सारी, ये इसकी चेस्ट दिखा रही है, इसकी वेन्स एंगोज्ड है, एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन भी है। इतने ज़्यादा मैंने डायग्नोसिस बना दिया। मैंने अपने सुपरवाइजर यूनुस साहब और मां साहब को जब बताया तो मुझे कहते तू फेल किस तरह हो गया, मतलब उन्हें भी बहुत कॉन्फिडेंस थी, लेकिन मैंने बाद में जब उन्हें बताया ना कि वो उन्होंने कहा था कि आई थिंक 30 मिनट्स ऑफ इनफ, तो मैंने कहा था मोर देन इनफ, तो सर पकड़ के बैठ गया था। ठीक है, यूनुस साहब ने मुझे डांटा, वो डांट भी लेते होते थे। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा था ये कहो, चुप करे काम करना था। वो ऑफेंड हो गया, और उसने पता क्या समझा, तुमने यही बोला है। मैंने कहा सर मैंने ये बोला है। कहते फेल कैसे किया उसने। मैं कहा सर उसने फिर सीए लंग में कैंसर, लंग के कैंसर का वो चीज़ें पूछी हैं जो शायद मुझे अभी भी नहीं आती। ना मैं रेडियोथेरेपी के फील्ड में काम किया है, कीमोथेरेपी मैंने खुद बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हुई थी, उसके आगे से साइड इफ़ेक्ट्स, उसमें लेटेस्ट उन्होंने तो फिर मुझे, और उन्हें मिल गए 50 मिनट्स, 55 मिनट, 30 मिनट का वाइवा होना था उस पेशेंट में। उनको वो दूसरे एग्जामिनर ने थोड़ा हाथ थोला करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैंने इफ यू वांट टू एग्जामिन और वांट टू टेक द हिस्ट्री, असी अपनी कॉन्फिडेंट खड़े। तो पहले 20-25 मिनट तो मैं उन्हें बड़ा लगा रहा कि बस अब मैं पास हो गया, लेकिन वो ज़ाती तौर पे उसको ले गए। और वो यूनुस साहब ने मुझे समझाया कि उसने ये समझ लिया था कि तुमने ये पेशेंट देखा हुआ है, उसने उसको नहीं देखा कि तुमने ये चीज़ें पिक की हैं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है और ये वो। सो आई लर्न अ लेसन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ओवर देयर। और वाकई उन्होंने मुझे 2-3 नंबरों से फेल कर दिया, इसलिए कि आखिरी जो 5-10 मिनट का वाइवा था ना, 55 मिनट का या 50 मिनट का मेरा बेसिकली वाइवा जो 30 मिनट का होना था, ठीक है, उसमें आखिरी 5-7 मिनट में ना, आपने अगर किसी बॉक्सर को हारे देखा है ना, वो डिग भी नहीं रहा होंगे, दूजा मारी जा रहा होंगे, ठीक है। तो आखिरी 5 मिनट में उनके हर सवाल का मैंने जो जवाब दिया वो था सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, लेकिन उन्होंने सॉरी नहीं मानी।
ठीक है, वो बहरहाल उस्ताद मेरे इस तरह के थे। तो मैं फिर दूसरी बार जब आया वो कराची ही जाना पड़ा, लेकिन तीसरी बार फिर कराची जाके मैं कामयाब हो गया। ठीक है, लेकिन टाइम लगा और मैंने फिर ये समझा कि मैंने भी बड़ों को फेल किया हुआ है। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर, टीचर, सीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाटएवर था, तो मैं लोगों की खामियां पकड़ता था, फिर उन्हें क्रिटिसाइज़ करता था, उन्हें ठीक करना चाहता था चाहे, लेकिन मेरा स्टाइल ठीक नहीं था। वो भी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उनको असल में मरीज़ के ऊपर जो निगलेक्ट होता था ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे कई मेरे अपने ज़ाती दोस्त ने कहा, उसने कहा यार तेरे फुफी दा मुंडा लगता है, तू इनू ज़ाती बना लेना, ना तेरा प्राइवेट पेशेंट है, ना अस्पतालों ने हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, तुझे क्या मसला पड़ा हुआ है। 3 दिन से सारों ने देखा किसी ने मिस किया, तूने अगर पकड़ लिया अब ये, तो क्या सारों को जलील करने लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये दोबारा मिस नहीं होना चाहिए, उसने इतना सफ़र किया, ये किया, वो किया, लेकिन जाहिर बात है किसी को उसकी गलती बताएं तो उसे बुरा लगता है। मुझे बस ये होता था कि ये आइंदा ना करें, मरीज़ के ऊपर ये ना हो। और अपना भी नफ्स शायद फूलता होगा, अपने आप को भी होता कि मैंने गलती पकड़ ली, फलाने ने नहीं पकड़ी। फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बदतमीज़ी के रेड पेन से क्रॉस करता था, फिर उस पर नोट्स लिखता था, वो सारों को नज़र आते थे। फिर कॉमन रूम में बैठ के सबके सामने बात करता था, उसको कहता था, सबको सिखाना भी चाहता था, अपनी तरफ से क्वेश्चंस करता था। उसके साथ ये बात करता था कि यार अगर पेशेंट को ये हो तो तुम क्या सोचोगे। अगर उसने कहना कि ये हो, तो मैंने कहा तुमने बेड 3 के ऊपर फिर इसके ऊपर देखा ही नहीं उसको क्या है। वो कई बार तो उसने कहना कि वो अच्छा उसमें ये थे, मैंने ये मिस किया, वो वाली लैब मुझे नहीं पता। या कई बार उसने कहना मेरा दिमाग नहीं का। कई बार उसने अड़ जाना। ख़वातीन तो रो पड़ती थी, पता नहीं किसी खातून की बददुआ से तीसरी बार रो भी पड़ी कई ख़वातीन। कुछ छोड़ता नहीं था मैं, वो बात को रगड़ता रहता था कि क्यों उस मरीज़ पे ऐसे हुआ है। तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे उसके बाद, और कंसल्टेंट्स ने मुझे फ्री हैंड दिया होता था। वो अपने बच्चों की, यूनुस साहब का भी बेटा मेरे अंडर था, मौसा की बेटी मेरे अंडर थी, वो उनकी बात नहीं सुनते थे। मुझे नहीं पता घर जाके शायद सुनते हो, लेकिन मेरे सामने सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें कहा ये इसने ये किया है, उन्होंने कहा ठीक है। वो यूनुस साहब के बेटे ने एक बार अंदर आके कहा पापा, उन्होंने कहा केड़ा पापा, पापा मैं घर होता हूँ, आई एम डॉक्टर यूनुस। ये उस्ताद, कॉल मी डॉक्टर यूनुस हेयर। साथ थोड़ा सा मुझे मेरे ख्याल उन्होंने उसको कहा तुम्हें पता नहीं खबीस बैठा हुआ है। तो मैं बस ऐसा था, अब नहीं हूँ, लेकिन लोग अभी भी ऐसे ही समझते हैं। तलाफ़ी का उन्होंने पूछा हुआ था क्या कि इसकी तलाफ़ी आप कैसे करें कि जिन्होंने बदुआ दी है वो भी फौत हो गए हैं। भुगतो जिन अच्छा दासना दे पिया अच्छा कि भाई अगले ने जो रगड़ा लगाया है, अगले का फायर भी निकल गया है ना। हाँ जी, ठीक है, अब तलाफ़ी करनी है तो सदका खैरात ज़्यादा करें। जिनसे ज़्यादती हुई थी उनके को जो वो तो मर गए हैं, उनके होते सोते या उनके नाम पे चैरिटी करके उन्हें स्वाब भेजें। एक और फार्मूला, उनकी चुगलियाँ करें। तो जब आप चुगलियाँ करेंगे तो आपकी नेकियां उन्हें जाएंगी, उनके गुनाह आपको मिलेंगे, वो शायद लाइट हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहेंगे नहीं अदल होगा और अवैश होगा, तो उठेगी करो। फिर नेकियां भी गईयां, उन्होंने गुनाह भी थोड़े खाते आ गए, माफ़ी फेर मिली। गन पॉइंट पे तो नहीं है ना कि अगला आपको कर दे। इसलिए आ लेना, इसका हाल ही है। बाकी भुगतें, डीएनए उनसे तय करना है। वो कोई वक्त का सैयद को हो, कई बार सैयद काकी की शादी आपकी तरफ कर दी या काकी आपके घर भेजी जाती है, आप उसकी कदर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आगे फिर आपकी वो म्यूटेशंस रुक सकती हैं। सारा कुछ अगर आप फिर कदर करें, टेस्ट वही होगा ना, सप्ली आएगी आपकी। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम आएगा एक नए तरीके से। अब फिर कोई उसी तरह आएगा और वो साइल होगा या आपका मोहसिन होगा, आप फिर मोहसिन को ठुडा मार देंगे, या तो मोहसिन खुशी करेंगे या साइल की हद तक कर देंगे, किसी का फिर दिल दुखा देंगे। आप फिर उसी सिचुएशन में आएंगे जो आपके बड़े ने की थी। अब आप फिर पास होते हैं कि नहीं? ठीक है, ये अल्लाह वाले जो होते हैं इस तरह पास करते हैं। वो क्या नाम है उनका, मुझे आईडी के नाम से हैं शायद फेसबुक पे, वो कहानी सुनाते। उनके मुर्शद जो थे, वो उनके जो मुर्शद थे ज़िया साहब के दौर में, ये ब्यूरोक्रेट हैं बहुत बड़े, वो एक बार कहानी सुना रहे थे, अल्लाह नोज़, वो बता रहे हैं कि उनके मुर्शद जो थे वो भी आर्मी में थे, सीनियर पोस्ट पे। उनकी बेटी के लिए रिश्ता आ गया उस वक्त ज़िया साहब के जो छोटे बेटे बाद में शायद फौत भी हो गए हैं, शायद मुझे नहीं पता। वो फैमिली टर्म्स थी, अनवार शायद नाम था उस बच्चे का। ये खारिया में रहते थे। ये बकौल इनके कि इनके मुर्शद ने अपने मुर्शद से बात की कि बाबा जी रिश्ता आया जाए। अब ये मुर्शद इस किस्म के होते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता है, सदर पाकिस्तान की बेटी, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की, और
बेटे का। उन्होंने कहा कि वो जो तुम्हारे घर में कुक है सैयद फलां, उन्होंने कहा जी जी, बेटी के कनेड में पढ़ रही थी मास्टर्स, तो उसके साथ शादी कर लो, कुक के साथ। उन्होंने कर दी। ये बड़े खौफनाक टेस्ट होते हैं और मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि अल्लाह वाला कर क्या रहा है, वो कहाँ देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है, आपको किस चीज़ की माफ़ी मिल रही है। वो सैयद तो था लेकिन कुक था आपके घर में, क्या है, और आपको अपनी बेटी की शादी कुक से, कनेड में पढ़ रही है लड़की, खुद आप कर्नल पोस्ट पे हैं और आपको रिश्ता ऑप्शन है उधर से चीफ मार्शल और मर्द मोमिन, मर्द हक जो भी थे ज़िया-उल हक, उनके बेटे की, और मतलब आर्मी का सीनियर भी है, वैसे टर्म्स हैं उनकी पुरानी, लेकिन उधर से मुर्शद अंगूठा छाप खारियाँ का दरबार है आगे उनके, जो मतलब आम पब्लिक तो यही होगी ना, लेकिन कमाल है उस मानने वाले का और उसकी बेटी की तरबियत का। उसने भी यस किया, वो तो अपने घर में आज ही खुश है। वो काका ज़िया साहब वाला फौत हो गया, पता नहीं क्या था। हाँ, इधर कोई बीमारी पहले आ रही थी, वो नहीं अगली नस्ल में आई जी। सर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस से रिलेटेड एक नाली क्वेश्चन। बीमारी कर ली है जी। ये वो डीएनए वाला क्वेश्चन था। हाँ, मेरा फ़ोन भी मुझे दे देना। अच्छा जी जी, एक्स लिंक क्या था? Why do they skip a generation? Is Allah giving such people a chance to correct themselves? Is that why one generation मेरा is? ख्याल था आप सूरह नहल वाले से सवाल से जो स्टार्ट करेंगी। सर तो आपने कहा था, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, स्टार्ट में ही आपने कहा था। नहीं, वो मैंने बात तो की थी, लेकिन वो क्वेश्चन किस तरह से पुट हुआ था वो शायद नहीं है, वो कर लेना। अच्छा, इसके बाद मैंने तो वो पूरा हफ्ता रखा था कि मैंने कोई, आपने देखा होगा मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस आज फॉरवर्ड किए हैं, तो मैं नहीं, मैंने कहा यही काफ़ी है, इस पर बहुत टाइम लग जाएगा या कुछ, या मुझे खुद उस पर बड़ा हाँ जी, क्या क्वेश्चन आप रिपीट कर दें, जो लोग मेडिकल साइंस समझते हैं वो भी, और फिर ले मैन लैंग्वेज में जेनेटिक्स की तो ये काफ़ी बैठी हुई है, तो ये सवाल को उर्दू ज़ुबान में लोगों को बता भी दे कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, बता लेंगी जी। X-linked recessive diseases. Why do they skip a generation? Is Allah giving such people a chance to correct themselves? Is that why one generation is carrier? And then, if they don't amend their ways, the next generation also has the disease. जी क्या कह रहे हैं, ये माइक दीजिएगा नहीं। सर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ का उन्होंने पूछा, जो आपको फादर, अगर फादर कैरियर हो तो माँ आगे जनरेशन में आती है, लेकिन वो एक जनरेशन स्किप होती है। फादर कैरियर हो और अगर मदर कैरियर हो, रिसेसिव है ना, तो कोई एक एक्स भी अगर होगा तो दोनों में से तो कोई दोनों एक में से कोई एक भी हो, ये लेकिन कहना। बाप के केस में उसके पास क्योंकि है ही एक ही एक्स, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि अगर बाप में हो तो भी आएगी, अगर माँ का एक एक्स बाप में है अगर हो तो ज़्यादा आएगी चांसेस क्यों है, बाप की तरफ से बेटी को आएगी, एक अगर बेटी हुई एक ही तो एक्स है ना, हाँ, तो बेटी को आएगी ना, बेटी तो को अगर आएगी। बेटा हुआ तो बेटे बाप पे की नहीं तरफ होगा, से- लेकिन बेटा कैरियर हो सकता है अगर माँ का भी एक्स है। वो अभी छोड़ दें, अभी बाप के पास था, आपने पहले कहना एक पॉसिबिलिटी, बाप के पास एक एक्स है, ठीक है, वो तो उसने देना ही लड़की को है, अगर लड़की होगी, ठीक है, तो उसके पास वाई के ऊपर तो कोई जीन्स नहीं। अच्छा, वाई पे बीमारियां क्यों नहीं होती हैं? सिर्फ वाई पे कम है। क्यों, क्या है वाई पे, कौन सी बीमारी? तूने कितनी तेरा, मैं असल में पकड़ा ही तुझे, तू जेनेटिक्स पढ़ रही है, बायोमेडिकल साइंस में, कल तूने कर लिया है बीएस ऑनर्स तो कर लिया है ना, अब एमफिल में है। हाँ, और किस में कर रही है, क्या फील्ड है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ, पढ़ लिया। माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो? हाँ, तो जी, तो वाई पे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? वाई क्रोमोसोम मर्दों के सेल के अंदर, औरतों के सेल के अंदर सिर्फ 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम, आप लोगों को कैसे डीएनए की बात हो रही थी, इंसान के जब से दूरबीन ईजाद हुई है तब से पता चला है कि हमारे एक एक सेल में, खून का भी एक सेल आम नज़र नहीं आता, ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए है उसमें क्रोमोसोम्स हैं, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसका सेंटर पॉइंट हेडक्वार्टर के अंदर उसके 46 हर इंसान में, मर्द औरत सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई और स्पीशीज़ होंगी, अगर बंदर है तो उसमें हो सकता है 40 से 48 हो, ठीक है, या चिंपैंजी में, कोई किसी में हो सकता है लूमड़ में 45 हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म के ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो इस तरह की स्पीशीज़ हैं जितनी भी, आप लोगों को समझाने के लिए, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर असल में इंफॉर्मेशन है पूरी कि ये इसका जो बच्चा होगा आगे, अब उसके अंदर पूरा उसका डाटा है, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन। तो माँ की तरफ से आधा सेल आता है और आधा सेल बाप की तरफ से आता है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म सेल होता है माँ का, उसमें सिर्फ बाप का सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। पहले हर सेल में 46 होते हैं, तो ये जर्म सेल्स जो होते हैं, और जब मियोसिस होता है उस टाइम पे तो जो स्पर्म्स बनते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं आधे, और माँ के अंदर एग होता है या अंडा जिसे आप कहते हैं, तो उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। 22 जो हैं दोनों में एक जैसे हैं, उन्होंने ये फैसले करने हैं बालों का रंग क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा, एक आँखों वाला है, मुख्तलिफ चीज़ों की पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसकी आँखों की शेप कैसी होगी, नाक की शेप, मंगोल फेस होगा नहीं होगा, कान नीचे होंगे ऊपर होंगे, एक एक चीज़ की, रंग गोरा होगा काला होगा, ये होगा, पूरा डाटा है उसके अंदर। और जो 23वां क्रोमोसोम है, और सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट शक्ल है, माइक्रोस्कोप पे नजर आती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक्स वाले एक्स की शेप में ही होते हैं, ऐसे बिल्कुल साथ, और आपस में दरमियान में उनके एक जोड़ा सा लगा होता है, वो इस तरह। 22 के बाद जो 23वें है वो आधा है, और औरत में एक्स क्रोमोसोम है जो लेडीज के पास। मर्दों में ये जो आधे आधे हैं, ये एक एक्स है एक वाई है। अगर अगले बच्चे को वाई चला गया, माँ की तरफ से तो आना ही एक्स है, उसमें दोनों एक्स हैं, आधे आधे हुए, एक एक्स उधर चला गया एक एक्स चला गया, 23 क्रोमोसोम। वो 23 वाला एक आया एग, और इधर से बाप साहब का स्पर्म आया, उसमें वाई है या एक्स है। तो अगर उसे एक्स मिल गया तो ये जो जेंडर डिसाइड हो रहा है ये बाप की तरफ से हो रहा होता है, ये औरत का कसूर नहीं होता। अब वो वाई अगर आके मिल गया तो लड़का बन जाएगा, और अगर बाप की तरफ से भी एक्स आया, क्योंकि उसके पास एक एक्स और एक वाई था, औरत के पास है ही 2 एक्स हैं, ठीक है। अगर औरत की तरफ से तो आना ही एक्स है, मर्द की तरफ से भी अगर सिर्फ एक एक्स आ गया तो फिर बेटी पैदा होगी, और अगर दरमियान में से थोड़ा सा भी गायब हो गया एक्स और 0 तो फिर इन बिटवीन हो जाएगा, या एक्स एक्स वाई, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उसमें वो डिवीजन नहीं फाइनल होती, या दोनों आ जाते हैं एक्स भी और वाई भी किसी वजह से, तो उन्हें आप कहते हैं इन बिटवीन या यूनिक्स जिन्हें कहते हैं, पैदाइशी एम्बिगस जेनिटेलिया, वो मर्द औरत दोनों ही मिक्स लग रहा है। ट्रांसजेंडर्स नहीं, ट्रांसजेंडर और टर्म है। ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जो ज़हनी तौर पे अपने को कह रहे हैं कि जी मैं गलत जिस्म से आ गया, मैं तो औरत हूँ, ये मर्द के जिस्म में क्यों डाल के मेरा बॉडी सर्जरी करके चेंज कर दें, या मैं तो जी मर्द मर्द फील करता हूँ, ये मेरी बॉडी चेंज करें, मुझे मर्द बना दें। ये वो यहाँ पे है मसला, ये अलग चीज़ है। ये बर्थ पे फैसला, माँ के पेट में फैसला हो रहा है। अब ये एक्स और वाई के ऊपर कोई खराबी आ जाए उस इंफॉर्मेशन में, डाटा करप्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। वो जीन्स होती है ना, तेरी जीन्स ही ख़राब है, ठीक है, वो ये पहनने वाली जीन्स नहीं है, वो जीन्स हैं, उसका इंफॉर्मेशन जिनके अंदर सारी है डिफरेंट, एक एक चीज़ की तफसील है। इसकी ये उंगली बड़ी होगी कि छोटी होगी, इसके अब्बे की अंगूठे के साथ की उंगली बड़ी थी, इसकी भी बड़ी होगी, इसके बाल कैसे होंगे, इसके नाना जी का गंज था, इसका भी गंज ही होएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है, उसमें कहीं डाटा करप्ट हो गया तो उसे हम कहते हैं जी जीन्स में म्यूटेशन हो गई है। वो बच्चा पैदाइशी बहरा हो सकता है, वो जो कानों वाली जीन्स थी 22 जो हैं उनमें से किसी में, उसमें कहीं खराबी आ गई है। इसमें ये वर्ड यूज़ कर रही है रिसेसिव और डोमिनेंट, ठीक है। तो चूँकि एक्स के 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक साइड ख़राब होती है, 50-50% दोनों का हिस्सा है। ख़राब वाली भी आ गई, अब्बे की तरफ से सही वाली आ गई, ठीक, मिल के 46 बन गए ना, इंसान बनना शुरू हो गया 23, और उसके बाद अब वो डबल होता जाएगा, फिर 46 ही होते जाएंगे जब भी डबल होंगे। उसके मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस है, अगर आपने पढ़ा हो याद होगा तो। खुद मुझे नहीं याद, अब तो बूढ़े होने लगे हैं और इस टॉपिक से भागते ही हैं, लेकिन वो जो ख़राब म्यूटेशन जहाँ हुई थी, ख़राबी आई थी माँ की, अगर वो वाला लिंक नहीं आया आगे और बाप वाला आ गया, या वो ख़राब भी आ गया और बाप का सही वाला आ गया, तो दोनों में 50-50% डाटा है, सेम डाटा है। तो बाप वाला जो है अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो उसके अंदर वो ख़राब जीन है उस बच्चे में, लेकिन बीमारी उसकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ठीक। अगर दोनों की तरफ से ख़राब आ गया फिर तो मैनिफेस्ट होनी ही होनी है, ठीक। फिर ऐसी हैं जो रिसेसिव ही रहती हैं, दूसरे उसे टेक ओवर कर लेते हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ 50% भी होंगी, वो टेक ओवर कर लेंगी, वो डोमिनेंट है।
फिर आगे उसकी जो भी मतलब वो बच्चे में शक्ल, अगला बच्चा उसमें जो उस बेचारे में वो डिफेक्ट आ जाएगा जी, इसमें ये था वो था। तो इसमें जो रिसेसिव जीन्स हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कह रही हैं, चूँकि 22 क्रोमोसोम्स के भी डिफेक्ट्स हैं वो बच्चे में, कोई अंधा पैदा हो रहा है, किसी को बह रहा है, या कोई तालू कटा हुआ है, उसके दिल में सुराख है, मुख्तलिफ डिफेक्ट्स उसके आ रहे हैं, डेवलप पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो जेंडर स्पेसिफिक एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर भी जो है अगर म्यूटेशन या ख़राबी होगी, डाटा करप्ट हो गया, फाइलें करप्ट हो गई, तो आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो बच्चा बेचारा भुगत रहा है, या बच्चे में नज़र नहीं आ रहा, वो दूसरे सही वाले 50% ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन उससे अगली जनरेशन में कहीं उसकी कहीं ऐसी शादी होगी कि उनमें भी था, दोनों मिक्स हो गए, तो उस बच्चे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बीमारी हो भी सकती है। या वो वीकर है बच्चा, इसकी ये डोमिनेट कर गई बीमारी, तो वो बीमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सवाल इनका ये है कि वो जो दरमियान वाले हैं वो क्यों बच जाते हैं? क्या अल्लाह उन्हें किसी सज़ा से बचा रहा होता है, क्या अल्लाह उन्हें चांस दे या रहा उन्हें होता अल्लाह चांस दे रहा होता है कि वो सही हो जाए? ये सवाल है, ये तो अल्लाह ही जाने। ठीक है, मैं डॉक्टर तारिक से ही जवाब चाहता था, उन्होंने इसका वैसे जवाब तो दे दिया, मैं इसमें उन्हें थोड़ा सा ऐड कर दिया था कुछ, आप लोगों के लिए बोरिंग से सवाल होंगे। हाँ, मैंने पूछा ना कि वाई से क्या आता है, तो आपको मैंने पूछा, उसने कहा बच गई है, तो वाई के ऊपर कौन सी जीन्स होती हैं? वाई सेक्स डिटरमिन करने के ना, और शायद उसके ऊपर ये कान, नहीं बस उसके एक उसके ये कान की शेप, पिन्ने की, इसे पिन्ना कहते हैं, ठीक है, ये पिन्ना की शेप क्या होगी? अब मैंने कान पढ़ना होता ना तो बाज, ठीक है, तो ये शेप कैसी होगी? बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वाई पे। वाई के ऊपर एक ही जीन्स होती है, मुझे, अगर मैं गलत हूँ आप लोग बड़े, मुझे उसका SYR ये कुछ है, वो जेंडरी है वो जी, SRY, देखा ना, भूले हैं जो लोग ताज़ा पढ़े हुए हैं, देखो मैं भूल गया हूँ, SRY, वो उसकी सिर्फ जेंडर डिसाइड करना है उसने, बस लड़का है जी, मुंडा पैदा होया, मुबारक होए, वो भी अब्बे रंधा गायब है कितू पैदा होए, ठीक है, बताने जोगी नहीं होती, फिर क्या हो गया। लेकिन तारिक साहब ने इसका मुझे जवाब दिया हुआ था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव मीन्स म्यूटेशन इन ए जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम शुड बी होमोजाइगस फॉर ए डिजीज टू अपीयर। ठीक है ना, एक जैसे हो, दोनों में हो, दोनों ही बीमार आ जाएं तो फिर होगा। इट मीन्स बोथ एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल शुड हैव म्यूचुअल एलील फॉर डिजीज सिम्टम्स टू अपीयर। ठीक है, दोनों ही साइडों पे उसके आ गया हो। इट आल्सो मीन्स ओनली वन नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन ऑन आइदर ऑफ द टू एक्स इन फीमेल इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी डिजीज टू अकर। अगर वो सिर्फ हाफ पे है, कैरियर बन गई ना, वो दरमियान में गायब हो गई एक जनरेशन में। However, if disease allele on X is present, इसलिए कई बार लोग कहते हैं जी कज़न मैरिज ना करें जी, उसमें नुकसान है। अल्लाह कता रहमी से मना भी कर रहा है और सिला रहमी का हुक्म भी दे रहा है, लेकिन साइंस थोड़ी उससे डरी हुई है। और इसलिए आपका दूसरा सवाल किसी ने इसमें किया हुआ था जी कि पहले टेस्टिंग कितनी लेवल पे क्यों नहीं होनी चाहिए, सारों की बड़ी ज़बरदस्त सवाल एक चलता है। आपको भी बताया गया होगा या किया होगा कि जाहिल लोग मुल्ला यहाँ पे ये लोग करते ही नहीं है, होनी चाहिए, ये वो होती है ना डिस्कशन क्लास में। हमारी टीचर ने कहा था कि आप लोगों ने, क्योंकि अब नेक्स्ट फेज यही है बच्चों का, तो आप लोग पहले टेस्ट पहले ही टेस्ट करवाएं। और जो भी लड़का आपका रिश्ता लेके आया, पहले कहते टेस्ट कराओ, फिर मैं चाह लेके आवांगी। हाँ जी, ये हो ही जाएंगे रिश्ते। और आप ओपनली उनसे सारा कुछ डिस्कस करें, क्योंकि वो अपना कोई एक्सपीरियंस बता रही थी कि वो किसी पेज के साथ कनेक्टेड हैं जहाँ सारी फीमेल्स के यूजुअली हस्बैंड जो है वो गे निकले हैं। गे निकले हैं? हाँ। वो कैसे टेस्ट होगा? नहीं वो, लेकिन वो उनको एग्जाम्पल दे रही थी कि ऐसे भी होता है। सिर्फ वो जो कहते हैं कि वी फील लाइक समथिंग एल्स, तो वो उसकी एग्जांपल में कह रही थी कि और आप ये हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सारा उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। और एक तो कज़न मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे पास इस तरह का एक केस है जो मैं 2 दिन से सो नहीं सकी, मैं बता नहीं सकती उसमें। ये वाले जो है मुझे फिर वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा कि उसमें जैसे वो वाइफ स्वैपिंग वाला, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, बाकी चीज़ें तो मैंने। हाँ, वो नाम ना लीजिएगा और यहाँ ना बोलिएगा, क्योंकि पेशेंट प्राइवेसी है, नाम ना ले देना। आपको फ्लो में आप जब बोलते हैं, स्टूडेंट है या पेशेंट है आपके पास या कुलीग है? स्टूडेंट है और वाइफ स्वैपिंग के देखो ना, तो वो ये सारी आगे से इखलाकियात की बातें हैं। ठीक, दे दें माइक। अच्छा जी सर, मेरा भी सवाल था कि
कि कज़न्स मैरिज में मेरे ना दाद को साइड पे कज़न्स पे बहुत शादियाँ हुई हैं और बहुत गूंगे बहरे कज़न्स हैं मेरे। तो ये कज़न मैरिज का होता है रिजल्ट ये? हाँ जी, कज़न मैरिज का इस तरह हो सकता है ना कि अगर आपके ददिहाल में तो सैयद हैं और सब कज़न्स में ही हुई हुई है और उनके जो बच्चे जो मेरे कज़न्स हैं वो सब हाँ, मोस्टली इस तरह हैं। उसमें अगर वही बात आ गई कि वो गलती म्यूटेशन अब ये डाल देंगे अल्लाह पे कि अल्लाह वल्लू जी गूंगा बहरा पैदा हुआ है, अल्लाह की तरफ से वो अमानत रख दी गई आपके अंदर, वो म्यूटेशन क्यों हुई, ठीक है, वो होती क्यों है? जब आप जुल्म करेंगे अपने दर्जे से गिरेंगे, ठीक है, किसी की आह लेंगे, किसी का डाटा करप्ट करेंगे, किसी की बेटी की इज्जत लूटेंगे, आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, किसी की आह का आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, वो नहीं भूलती। या माँ के पेट में है सारा कुछ ठीक है लेकिन उस बीवी को इतना टॉर्चर दिया है, वो आपसे शदीद नफरत करना शुरू हो गई, आपके ख़ानदान से नफरत करना शुरू हो गई है, चाहे उसकी सगी फूफी है, वो सगी खाला है, अब वो सारा एक जैसा है ना सारा, तो उसके अंदर म्यूटेशन होगी तो पहला बेबी तो वहाँ से आएगा ना, ठीक है। और उधर से दूसरी साइड पे भी वो वटा सटा हुआ है जी, आपस में वो भी बदला ले रहे हैं, वो भी यही कुछ कर रहे हैं, तो उसकी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो 9 महीने हैं वहाँ से अगर म्यूटेशन हो गई, अब इनके बच्चे आगे जब शादियाँ होंगी तो ये मसले आने वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आपस में। कर्ज और सैयद हजरात आपकी दुआ बड़ी लगती है लेकिन आपकी बददुआ भी बड़ी लगती है, लगेगी। और अगर आपस में एक दूसरे को बददुआएं दे रहे हैं, ठीक है, लगती तो उनकी बड़ी मैंने कहा ना रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें कौसर अता की, पाकी अता कर दी है, लेकिन कुर्बानी देता रहे और नमाज कायम रख, फिर तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा। यहाँ पे अल्लाह का कलाम इसलिए पढ़ा जा रहा होता है कि मेरी मर्जी का रिजल्ट आए, मेरा मुंडा पैदा होए तो ऐदा ज़ाया हो जाए, यहाँ तो ये तक हो रहा होता है, ठीक है। वो दुआ कम है, बददुआ ज़्यादा है, कुरान से ज़्यादा उसको मंत्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सास बहू नंद एक कमरे में नहीं बैठ सकती, कहती है मेरे तो कुछ कर दिया, तीनों ने तस्वीरें पकड़ी हुई हैं, तीनों रेडिएट कर रही हैं और तीनों की टेंशन गलत है, ठीक है। तो आप सादात हैं, मैं आप लोग रिस्पेक्टेबल हैं मेरे लिए, लेकिन अगर वो चोरी कर रहा है तो उसका भी हाथ कट रहा है ना, ठीक है, उसके यहाँ भी लूला बच्चा पैदा हो सकता है। अगर वो अपने खामद की चोरी कर रही है या खामद अपनी बीवी की इमानत में खयानत कर रहा है, समझ रहे हो, तो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक। वाइफ स्वैपिंग हो रही है, एक ही बीवी है और 3 भाई साहब उसके ऊपर अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। या आपने वैसे जुल्म कर दिया, नौकरानियों पे कर दिया किसी और, सरकार का तो ये शेवा नहीं है या मौला अली का तो ये नहीं है, ठीक है। तो आंखें तो आएंगी ना, उन्हें तो नहीं रोक सकते आप, आपकी गुड डीड्स चली जाएंगी, आपने जुल्म कमा लिया, किसी से कुछ कर लिया, उसकी याद तो नहीं रोक सकते। आपने किसी की बीवी बेटी जलील कर दी, किसी का इज्जत लूट ली, ठीक है, उसके बाद आप कैसे वो उसका एक बेटा डॉक्टर बना, ठीक है, और 20 साल बाद उस डॉक्टर के आगे आप अपनी बेटी लिटा के कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ध्यान से देखें ना, किसी को समझ नहीं आ रही, तो कह रहे जी मैं एक्सपोज करना पड़ेगा, जी डॉक्टर साहब कर लें, आप तो डॉक्टर हैं। और आपको पता नहीं होता कि कभी आपने इसकी माँ या इसकी फूफी को आपने नंगा किया था और ज़बरदस्ती किया था और गन पॉइंट पे किया था और बहतान भी लगाया था और इल्ज़ाम भी लगाया था, उल्टा उसी को कह दिया था कि ये नीच ज़ात कमीनी नौकरानी एमी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, लेने के देने पड़। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, बैलेंस उसने क्रिएट किया हुआ है, जोड़े में हर चीज़ बनाई हुई है ना, वो रेसिप्रोकेट होती जाएगी, ठीक है। वो कज़न मैरिज नहीं, वो पहली बार। हाँ, अब ये फैमिली अगर आपस में शादियां करेगी तो वो प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी ना, फिर वहाँ पे अगर ये मसला आ गया है, म्यूटेशंस हो गई हैं, ठीक है, और आपस में माफ़ भी नहीं कर रहे, आपस में कंपनसेट भी नहीं कर रहे, अभी तक वो दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो वो आगे से आगे नफरत चलती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कोई सैयद बीच में निकला है, कई बार सैयदों में एक सैयद होता है ना जो वक्त का सैयद होता है या उस घर का सैयद होता है, उसने सेक्रीफाइस किया होता है। वो काकी कोई ऐसी होती है जो उस पूरे घर के लिए दुआएं कर रही होती है, उनसे जलील होकर उनके घर में नौकरानी बन के, वो भी सादात में सी होती है लेकिन वो उनके लिए दुआएं कर रही होती है, सारी मलबा गलतियां सब अपने ऊपर ले रही होती है, या अपने बच्चों की खातिर वो जलील हो रही होती है उस घर में, ठीक है। सेक्रीफाइस करिए, कोई नहीं मैंने वापस नहीं जाना, मेरा बाप बूढ़ा है, ये हो जाएगा, वो अपने बच्चों की खातिर लगी हुई है, उसकी आहें तो नहीं रोक सकते आप। या उसके बच्चे बड़े हो गए ये सब फील करेंगे तो उनकी आहें नहीं रोक सकते आप। और फिर उनके आपस में जब बच्चों की शादियाँ होंगी तो वो बदले लेंगे अपनी माँ के, समझ रहे हो। वो थॉट प्रोसेस पे वो सारा करप्ट हो जाएगा ना। थॉट में प्यार आना था, खुदा को देखते रहना था, कुर्बानी देनी थी, ठीक है। अम्मा तो दे गई, बच्चे नहीं देने पे तैयार, क्योंकि उनमें भी आपका खून है, तो वो तो अपनी माँ का बदला लेंगे और आप कहेंगे अब हम तुम्हें बताते हैं, तो वो कहानी इधर को चले जाती है। लेकिन सॉरी टू से ये मेरे ख्यालात हैं, ये आपके सामने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए हैं ना जी।
ये सवाल तो मैं साइंटिफिक इसका आंसर दे रहा था कि आज तो बाकी सारे बोर हो रहे होंगे कि डॉक्टर डॉक्टर पढ़ गए। खैर, सो हाउएवर इफ डिजीज एलील ऑन एक्स इज प्रेजेंट इन मेल्स, अगर मेल के एक्स पे है, दे विल शो डिजीज बिकॉज दे आर इन नो सेकेंड, देर इज नो सेकेंड एक्स इन द मेल। ठीक है, वाई देर इज स्किपिंग, और दरमियान में स्किपिंग, जो एक जनरेशन आप कह रहे हो स्किपिंग हो रही है। व्हेन ए फीमेल कैरियर, वो कैरियर है, who has only one X will with disease and other normal is carrier, marry a normal male, ठीक है, so all their kids will be normal except chances of 50% boys who may carry X from the mother with the disease allele only, diseased allele उनके पास आ गई है लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रही, रिसेसिव है ना। This way there are chances of skipping a generation which is not the case in case of X-linked dominant mutation. Dominant में वो dominate कर जाएगी ना, ठीक है, recessive में हो जाएगी। अच्छा, उसका 50% ही होता है, 50% ठीक होता है, 50% खराब होता है। ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि जो 50% ठीक है वो टेक ओवर कर लेता है। अल्लाह ने ये रखा हुआ ना, एक गुर्दा आपने चले ऐसे समझ ले, एक गुर्दा निकाल दिया, उसने दे दिया किसी को, तो एक गुर्दे से उसकी टेस्ट ठीक रहते हैं, उसे गुर्दे का फेलियर नहीं होता, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि एक गुर्दा यानी दोनों ही आधे खराब हो गए हैं, उसमें तो मसला हो गया, लेकिन एक गुर्दा जो है वो ठीक है, एक टोटल खराब है, लेकिन स्टिल रीनल फेलियर हो रहा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा गुर्दा तो सही परफॉर्म करे ना। इसमें जीन्स में ये है कि वो 50% हैं खराब, एक 50 ठीक है 50 खराब, बाकी आधा हिस्सा है वो टेक ओवर कर ले, वो नहीं करता, खराब वाला टेक ओवर कर जाता है। जो गंदी जीन है, जो म्यूटेट कर गई है, जिसमें करप्ट हो गया डाटा, वही डोमिनेट कर जाता है, उसे कहते हैं ना डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। आधा होते हुए भी वो दूसरे सही 50% को वो टेक ओवर कर जाता है, ठीक, और शो भी हो जाता है, बीमारी छुपी नहीं रहती ना, ठीक है, बीमारी छुपी नहीं रहती, वो अगली जनरेशन में जाहिर हो गई, ठीक, और आदियों में नहीं जाहिर हो रही, रिसेसिव, ठीक है। तो जो सगीरा गुनाह है ना वो माफ हो जाएंगे या छुप भी जाएंगे, या कबीरा भी किए थे लेकिन छुप के किए थे, उनका ढिढोरा नहीं पीटा था, उन पे मसलिंग नहीं की थी, उन पे आके मजाक नहीं उड़ाया था, हाँ, देखा फिर मैंने कहा सब कैसे ठोका तुम्हें, ठीक। लेकिन अगर आपने कबीरा कर दी, ये फाशी शुरू हो गई, जहां आपने खुल के ऐलान किया उस पर आपको हया भी नहीं आई, ठीक है। तो अब जो डाटा करप्ट होगा आगे से, अगले की इज्जत हवा में करके उसका मजाक भी उड़ाया, गुनाह कबीरा पे शर्मिंदा भी नहीं है आप, तो ये डोमिनेंट डिजीज आनी है, मेरा ख्याल है। और अगर वो गुनाह कबीरा आपसे हो गया है लेकिन आप उस पर शर्मिंदा हैं या सगीरा हैं, तो फिर तो कई जनरेशन स्किप हो जाएंगी, 7 जनरेशन तक आहिस्ता आहिस्ता क्लियरेंस आ जाएगी। अगर आप शर्मिंदा हो गए वक्त पे, अगले से माफ़ी मांग ली, या गुनाह अमूमन दूसरे से होता है, ठीक है, किसी ना किसी का नुकसान होता है, ये कम ही होता है कि आप अकेले खैर से गुनाह फरमा रहे हो, ठीक, और ऊपर से उसके गवाह ना बनाए। और यहाँ पे ये है इस्लाम, हया, कि अल्लाह की हया। वो बीबी जुलेखा जो है वहां उस बंद कमरे में भी वो पत्थर के बुत के ऊपर भी कपड़ा डाल रही है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तेरा रब जो है ये तो पत्थर का, ये देखता नहीं तो क्यों डाल रही है, इसको क्यों छुपा रही है, इसकी आंखों पे क्यों पर्दा डाल रही है। वो आगे से ये कह रही है कि हाँ ये मेरा पत्थर का रब है, मुझे पता है कि नहीं देखता, लेकिन मुझे इससे हया आ रही है। इतनी सी हया उसको पत्थर के रब से है। और हम लोग इस जीते जागते रब को, जिसे हम कहते हैं समीउ अलीम है, हाजिर है, नाजिर है, उसके सामने दंदनाते फिर रहे हो, ये कौन सा ईमान है? क्या इसमें हया है? ये फाशी है। ये हया से, बेहयाई से अगला स्टेप है फाशी। आप जुल्म करके उसके ऊपर मसलिंग कर रहे हैं, या उस पर आप शर्मिंदा ही नहीं है तो तौबा भी नहीं हुई, अगले की आह ले ली आपने, तो वो अगली जनरेशन में डोमिनेट करेगा। आपके साथ जो होगा होगा, उसकी नस्ल उड़ी है, आपकी उड़नी है, और उड़नी भी इस किस्म की है कि आपके सामने जलील हो रही होगी, आप उसे कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा आपने नहीं दिया पूरा उसको। पूरी साइंस मिलके उसका डाटा पूरा नहीं कर सकती, ठीक। तो कबीरा होंगे तो, और फाशी से किए होंगे तो डोमिनेट कर जाएगी। जरा साइंस तो उसी तरह पढ़ा दिया तुमने, क्लास ना बोल दें। और अगर सगीरा होंगे तो माफ कर दिए जाएंगे, अगर शर्मिंदा हो तो, ठीक है। तो रिसेसिव हो जाएंगे, छुपे रहेंगे, लेकिन दोबारा गलती करेंगे। देखिए, एक ने किए ही नहीं, सगीरा भी नहीं किए उसका, और जिसने सगीरा किए हैं लेकिन चले शर्मिंदा हो गए तौबा कर, ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे ना। लेकिन अगर बाय चॉइस मुसलमान हो जाए, नॉट बाय चांस,
पक्की तौबा कर लें तो सब डेटा डिलीट भी हो सकता है, पाकी मिल भी सकती है, नए सिरे से शुरू भी हो सकती है। उसके लिए किसी इंजन को मारना पड़ेगा, किसी के पीछे लगना पड़ेगा। अमूमन आपके घर काकी ऐसी आ जाएगी, काकी जो आपकी नस्ल संवार देगी, जो जा रही थी। कुर्बानी का बकरा आ जाएगा। सरकारी वालों ने रो रो के दुआएं मांगी हुई ना, मेरी उम्मत को कुछ ना हो। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, उनके घर से यूजली होती है। तो कोई अच्छी रूह आपके घर आ जाएगी। अब आप लोग उसके साथ क्या सलूक करते हैं, अब ये आपका टेस्ट चल रहा है उस बहू के साथ। इसलिए सैयद बच्चियों को यूजली बाहर नहीं ब्याया जाता, ठीक है। एम ही नहीं था। मक्के वालों ने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया, सरकार से दोस्ती, सारा कुछ, माफियां भी हो गई। अबू सुफियान और हिंद की बेटी, अबू सुफियान खुशी से, बहुत अमीर थे वो मक्का के ताजर, वो खुशी से हज़रत अली को दे रहे थे रिश्ता, और हज़रत अली शायद एक्सेप्ट कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी पाक फातिमा ने बता दिया। सरकार, एग्जैक्ट वाक़या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो वाक़या है ये इसमें सरकार ने कह दिया, उन्होंने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने फातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। हज़रत अली बाज आ गए। लेकिन वो क्यों अपनी बेटी देना चाह रहे थे, हज़रत अली को क्यों देना चाह रहे थे? और ये भी शायद लफ्ज़ कोट है, मुझे नहीं पता ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन मेरा ख्याल है ये ऑथेंटिक हदीस है कि मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक घर में कैसे रह सकती है। हालांकि माफ़ कर चुके हैं, मौला अली ने नहीं की शादी, लेकिन वो क्यों देना चाह रहे थे? और उसके बाद वो सादात की बच्चियों से लेना चाह रहे थे रिश्ते। ये वो बातें जो डिस्कस नहीं होती, करने की फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज भी तो सादात की बच्ची की बाहर शादी मजबूरी में की जाती है, मैंने ये देखा है। अगर ना हो उनका रिश्ता वो करते हैं, लेकिन अगर ना हो रिश्ता उसके बराबर तो फिर वो किसी ऐसे घर में करते हैं जो सादात की कम से कम तकरीम जानता है, उस रेफरेंस को जानता है। लेकिन अमूमन जब नहीं किया जाता तो आगे बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, फतवा नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है। ठुड्डा मार दिया। इसलिए मैं कहता हूँ नाम भी ध्यान से पुकारा करें। कुछ नाम स्पेशल हैं अल्लाह ने, जैसे अल्लाह की तरफ से हैं। ये हज़रत याहया का नाम अल्लाह कह रहा है कुरान में, वो किसी का नाम नहीं था, मैंने रखा। सरकार का नाम उसने रखा। मौला हसन हुसैन का नाम, सीधा बेटी का नाम फातिमा रख दिया और साथ ही उसको गालियाँ देना शुरू कर दें जब गुस्सा चढ़ गया आपको, उसका नाम ले लेके। नहीं, आप दुआ फातिमा कर लें, गुले फातिमा, नूरे फातिमा, नूर को आप कर लें कुछ। लेकिन ये सारे नामों का ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हैं। शान अली कर लें तो आप शान, एहसान अली कर लें, एहसान बुला लें। तो बी केयरफुल। कुछ नाम ऐसे हैं उसमें आपको ध्यान से बोलना होता है। जैसे सादात बच्ची को ले आए, गुस्सा हुआ, लड़ाई हुई, वो तेरे वड्डे भी तेरे पिछले भी हैं जिसान। इधर पंजाबी में तो बड़ा आसान है। अब उसे पता है कि ये अगर वो सैयद बच्ची है तो ये किधर पीछे किधर जा रही है बात। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुश्किल सा काम है ना, क्योंकि खामद की वैसे डोमिनेंस है, खामद कोई दर्जा अल्लाह ने फजीलत रखी है ऊपर, वो बीवी के नीचे। हमारे कल्चर में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है उसके लिए। इस रेफरेंस की भी इज्जत करें। जिस तरह यतीम बच्ची जो है उसके बारे में नहीं कहा गया कि उसके ऊपर आप सौतन ना लाएं, उससे इंसाफ करने की कोशिश करें आपको। या कोई ऐसी बच्ची है जो बिल्कुल आप समझें कि अल्लाह मियाँ ने उसको काका दिया इसलिए इस तरह का ना, किड्डी डाडी काकी है, बड़ी खामोशी से उसने खुदा से कोई गिला नहीं किया। पली किसी के घर है, पली किसी के घर है, पोसी किसी ने है, पली पोसी, शिकवा उसके पास नहीं है। लेकिन उसकी दोस्ती किसके साथ है, बातें किनके साथ करती थी, ये नहीं ना उसने बताया। तो जिनके साथ ये डायरेक्ट थी, एक होते हैं उनके माँ बाप नहीं है, यतीम है वो, उनके तो आका और मौला सरकार हैं, फाइलें उनके पास पड़ी हैं, फट उधर जाके शिकायत लगा दी। एक वो हैं जिनके जिंदा भी हैं, जिंदा को सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जिस तरह वो पिछली बार आप बच्ची की बात कर रहे थे, वो किसी ने आके दुआ कराई थी बाहर से कि मुझे, मेरी कोई हमसाई है, उन्होंने कहा कि उनका बच्चा गुमा हुआ है, पुरानी फ्रेंड की, तो अब्दुल्ला, तो 6 साल से वो माँ इंतज़ार कर रही है। ये दर्द बहुत पेनफुल है। उसके सामने मर जाता, उसको इतला आ जाती, उसको
कैसे हेल्प लेंगे? शिफ्टिंग हो गई? आवाज़ आ रही है? जाना है जिन्होंने निकल जाए डॉक्टर साहब। ठीक, वो भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा ना। बाप में एक्सलिंग कितों आ गया बेटे च? बेटे में कैसे आएगा? भाई बेटे में इसलिए नहीं आएगा, बेटे के पास एक्स है ही नहीं बाप का। तो बेटा बनने के लिए वाई जरूरी है, एक्स नहीं ना ले सकता वो। हाँ, बेटी में आ रही है ना। बेटी का कोई रोल है ना, बेटी का कोई काकी को आना कोई आसान है, पैरां जन्नत लेनी आसान है। रोल भी देखो, सानू उत्थे भी मरवाओ ते जन्नत भी तुसी ले जाओ, तुहाडी जुत्ती दा नाम जन्नत है ते असीं धक्के खाने। नहीं, बेटी की जनरेशन से उसके बेटे को जा सकती है ना, बेटी की बेटे को, उसके बेटे को दुनिया में से डबल हिस्सा मिलेगा ना। लेकिन रूहानियत में नहीं मिल रहा उसको। रूहानियत काकी के पास है ज़्यादा। उसकी रूहानियत इसलिए नहीं मिल रही, काकी स्ट्रांग है, वो जन्नत अपने पैरों में लेके बैठी हुई है। सारा डाटा काकी के पास है, काकी ने ट्रांसफर करना है। इसलिए तो कह रहा हूँ काकियाँ ताड़ो, काकियाँ ताड़ो, काकियाँ की ट्रेनिंग करो। काकी कायदे आज़म, अब मुझे अच्छी माएँ दो, मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी कौम देती। काका कहे कि मुझे बीमारी दे दें, रूहानियत दे दें। ऐसे कोई काका एडा पागल नहीं है। सबसे बड़ी दुनिया में जो नेमत है ना, वो सेहत ही। अल्लाह से सेहत मांगा करो, तंदुरुस्ती मांगा करो, ठीक है ना। काकियां नूं मरवाओ तुसी, डॉक्टर साहब तुसी अजे ब्याह ना करियो, तुहाडी मेहरबानी, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं, इन्हें बंदा भड़का देना पहले दिन, ऐसे ही इन्ने गुस्से ने। एंटी कॉका सिंड्रोम। इन्हें ड्राइव गाड़ी इसने तो नहीं चलानी। हाँ, गाड़ी ना चलाया किसी काके थले दे जे। काकों का चक्कर नहीं है भाई, वो पीछे से वो सिस्टम एक चलाना है ना। काके को कोई और फड्डे मिले हुए हैं, काके को भी और छितर पड़ते हैं। हाँ, बाप ने नहीं डोमिनेट किया ना, बाप में डोमिनेंट है ना। ओ बाप में नहीं, बाप के एक्स पे आया ना, वाई पे तो आया ही नहीं, बाप के एक्स पे आया। एक्स किधर से आया उसका? बाप की माँ ओए है ना, वीडियो दिखा रहे। हाँ जी, किधर से आया बाप में? नहीं नहीं, हाँ शाबाश, सर नीचे कर दिया आपने, ठीक है। ये ले जा, दादी का कसूर है तो हाँ, तो फिर दादी काकी है ना, पादे होने भी दादे थे। मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, आपने पूरा खाना है, ये पूरा 46 क्रोमोसोम्स है। पूरा मुंह में रख। मैं ऐसे खाता होता था पूरा, चोरी जब भी खाता था मैं पूरा मुंह में ले जाता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करके, वो फड़ो नहीं मौत पैंदी ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो हाँ, कौन ख्वाब बता रही थी? आप ख्वाब बता रही थी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो वो छोड़ो परे, फिर रहने दियो मेरे बारे में। दे दिया था, चलो चंगी गल है बस। आप दुआ करा रहे हैं, सबकी आंखें बंद करा रहे हैं, तो कपड़े किसने पहने उसने आप बोलते हैं मैंने शोर मचा दिया। किन कपड़े वाले बंदे ने मुझे पकड़ लिया? हाँ हाँ, और मैंने बोला मुझे उस वक्त 15 नहीं निकला, 11 बाई को बुलाओ, 11 बाई तो बुलाओ। अच्छा, तो फिर मैंने सब तो वो बंदा था, बुढ़ी थी? वो सारे लाइन में सब आपने मैं सामने बैठी हूँ, और आपने भी स्किन कलर के कपड़े पहने हुए? अच्छा अच्छा, तो आपको ना किसी ने पीछे, आप आंखें बंद करा रहे हैं, दुआ करा रहे हैं, और हम भी अल्लाह कर रहे हैं, तो पीछे से चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, और सब दुआ करें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज़ पुत्र जी, अल्लाह हाफिज़। मिठाई ले लो, येलो वाली, येलो वाली। एक बर्फी ले। पूरी प्लेट पकड़, चल जाओ जी।
कहाँ तक मैंने सुनाया था, आप लोग उसे पूरा ही नहीं करने देते तारिक साहब का जवाब। इफ डिजीज लील ऑन एक्स इज प्रेजेंट इन मेल्स दे विल शो डिजीज बिकॉज देर इज नो सेकेंड एक्स इन मेल्स टू डोमिनेट ना, तो एक्स कर जाएगा, उसका एक ही एक्स है उसके पास। where there is why there is skipping when a female carrier who has only one X will with disease and other normal is a carrier basically, so marry a normal male, all their kids will be normal except chances of 50% boys who may carry X from their mother, ठीक है। और चूंकि वो एक ही X है तो उसमें वो रिसेसिव भी डिजीज मैनिफेस्ट कर देगी, अलील रिसेसिव है, डिजीज मैनिफेस्ट कर जाएगी, जैसे हीमोफीलिया वगैरह है। This way there are chances of skipping a generation which is not the case in case of X-linked dominant, लेकिन जहाँ dominant mutations है उसमें नहीं। Scientifically we have 50% chances in males in a case described above or in next generation of the cousins who will marry, this chance will increase. Hence आफ्टर स्किपिंग, तौबा ही नहीं की ना उस जनरेशन ने, अगली ने भी नहीं की, और वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। नफरत है बीमारी की जड़, ये मैं आज आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि वो नफरत से ये डाटा उड़ रहा होता है। वो आपस में एक दूसरे को, दोनों रिश्तेदार हैं ना सारे, तो एक दूसरे को माइनस करी जा रहे हैं। यूफोन और वारिद वालों ने मिलकर एक सिम बनाई है और दोनों अपने अपने राइट्स पे लड़ी जा रहे हैं और एक दूसरे का हक दे नहीं रहे, ठीक है, तो एक दूसरे का हक मार रहे हैं, ठीक। वो यूँ समझ लें कि उसके ख्याल के साथ उसका डाटा भी जुड़ा हुआ है और वो इफेक्ट आ रहा है उसके थॉट प्रोसेस का, उसकी प्रोटीन्स इफेक्ट हो रही हैं, यूँ समझ लें। Hence after skipping a generation disease will occur in the next generation. I can't answer and judge, it's Allah giving chance. वो कहते ये मैं नहीं कहता कि अल्लाह चांस दे रहा है कि नहीं, only Allah is the one who decides what kind of babies will be born to our families, but I will never judge and speak on behalf of Allah, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इसे कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन हो रही है बीच में, अल्लाह वल्लों ही वो जो नहीं भी हुई आई है और आ भी सकती है, 50% चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर तो वो वाली ये आपके उस सवाल का जवाब है ना, जनरेशन ने पीछे से बददुआ ली हुई है। यू एंड आई आर नो वन टू पास सच अ जजमेंट, हम कोई नहीं होते कि हम अल्लाह की तरफ से डिसाइड करें या कुछ कहें कि जी अल्लाह इसलिए। वी शुड बी केयरफुल इन आवर ओन लाइफ। ये एक साइंटिस्ट, PhD, पोस्ट डॉक, HOD, बायो चेयर का हेड लम्स का, ये नहीं कि मेरा भाई, और बाहर के सारा ट्रेनर, उसके पेपर बाहर ही छपे हुए हैं, सारे के सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं उसकी और बड़े चीज़ें हैं, ये वो कह रहा है सच अ जजमेंट, और ये इंटरनेशनल लेवल पे वो इस पर डिबेट करता है और दे रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन वेरी केयरफुली, वो इस डिबेट में हिस्सा लेते हैं उसके साथ। लेकिन वो एक दूसरे के ओपिनियन को, जो एक रियल साइंटिफिक एटमॉस्फेयर होता है कि एवोल्यूशनिस्ट एक तरफ हैं, क्रिएशनिस्ट एक तरफ हैं, लेकिन अगर वो कोई पॉलिटिकल नहीं है गेम में, उसमें पॉलिटिशियंस इसमें और एस्टेब्लिशमेंट्स डालती हैं हिस्सा इसमें, बड़ी बड़ी कोई दवाइयाँ और कोई चीज़ें करने के लिए, और जेंडर सिलेक्शन और ये वो सारी, वो बहुत पैसा पीछे होता है और मकासद होते हैं। लेकिन अदरवाइज जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो ठीक है, सुनते हैं दोनों आपस की बात और देखते हैं, जहाँ आंसर नहीं होता वो कहते हैं कि लेट्स वेट, साइंस इज येट साइलेंट ऑन इट, ठीक है। यू एंड आई आर नो वन टू पास सच जजमेंट, वी शुड बी केयरफुल इन आवर ओन लाइफ बिहेवियर एंड ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ हिम। ख्याल करो, ठीक है, एडे ठेकेदार ना उहदे बनो, तारिक साहब सादे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं, और ये अपनियां मर्जियां ने, वो कहता है ऐ ना होवे मते रोड छड़ू दूध कड़िया, कड़ा हुआ दूध, तैयार दूध, बहुत आपकी बातें, शैतान बहुत नेक, कोई गुनाह नहीं किया हुआ, फुड़क गया, ठीक। और आदम अलैहिस्सलाम ने कोई डीड की नहीं हुई, उसने उसे सीट पे बिठा दिया, ये उसकी मर्जी है, आप कौन होते हैं जज करने वाले। वो अशरफुल मखलूकात कह रहा है, अभी उन्होंने किया ही कुछ नहीं। मता रोड शुरू दूध कुड़िया, मियाँ मोहम्मद बख्श कलाम, किसी को याद है ये शेर? पढ़े दा तू मान ना करी, इस तरह करके था, पढ़ने वाला तू मान ना करी, पढ़ने दा तू मान ना करी, आगे ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड छड़ू दूध कुड़िया, तैयार हुआ हुआ खीर भी सारी की सारी अगला फारिग कर दे। नहीं,
Always seek rahm from him and do not think Allah is giving a chance through skipping of generation. हम ये भी नहीं किसी को कहते. It's happening in 50% of boys. It may be was career, so don't oversimplify or try to be God. Very spiritualistic and very, very, very stern warning to a person like me. ठीक है? It depends of your father or mother work career. ये डिपेंड करता है कि वो कैरियर थे या नहीं थे, क्योंकि हमें काकी बैठी हुई है, हंटिंगटन कोरिया इस फैमिली में रन कर रहा है. ठीक है, म्यूटेशन है ओनली. अच्छा, दूसरा सवाल भी इसके साथ ये है जी जवाब. हाँ जी, समझ आया है कि नहीं आया? हाँ जी, उस्मान को दें जी पीछे माइक. उस्मान को सवाल आ गया या जवाब आ गया जी? अच्छा, शकील है, नहीं उस्मान था, उस्मान को दें जी. आवाज़ अक्सर आपसे ना जब सुना है कि जब इसी किस्म के केसेस जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपने बताया था कि जो इनहेरिटेंस क्योंकि आगे ट्रांसफ़र होती है तो इसलिए उन बच्चों को जो है वो देना पड़ता है, उसका जो है वो बड़ों की गलती का हिसाब देना पड़ता है उन्हें. तो इस केस में ये जो अभी इनहेरिटेंस का केस हुआ है तो मेल्स ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं. नहीं, आपको समझ नहीं आई, फीमेल ज़्यादा इफेक्ट होती हैं. नहीं, वो तो रिसेसिव केस है ना, उनको तो पता भी नहीं चलता कि हम कैरियर हैं. तो वो उनकी औलाद में अगर आगे आ गया तो माँ को तकलीफ थोड़ी होती है. मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाँ. कि सिर्फ इफेक्ट तो सिर्फ उनका जो है वो सिर्फ हो रहे हैं ना, और नहीं, मेल फीमेल्स में भी है ये डिजीज, सिर्फ इसी में नहीं है. ये सिर्फ एक जो एक्स लिंक डिजीज है ना, उसका उन्होंने सवाल किया हुआ है. ये जो बाकी 22 क्रोमोसोम्स है ना ऑटोसोमल, उनमें भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं और वो भी आगे पास हो रहे हैं. जी जी, ठीक है, उसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव हैं. ठीक, लेकिन उसमें एक्स और वाई का चक्कर नहीं है, वो ऐसा चीज सारी की सारी में आ रहा है. ठीक है, गूंगे बहरे माँ बाप थे, यूजली वो शादियाँ फिर आपस में भी कई बार करते हैं, आपने देखा हो गूंगे बहरे. ठीक, लेकिन कई बार उनका एक बच्चा सुनने वाला होता है. वो प्रोबेबिलिटी जो है ना, 4 प्रोबेबिलिटीज जो बनती हैं, एक्स और वाई, वाई और एक्स, और उसको किस किस तरह मिल रहा है वो, और कौन से जो हाफ उसका ख़राब था वो डोमिनेंट था या रिसेसिव था, कौन सा वाला आ गया जो दूसरे ऑटोसोम्स हैं उसमें जो चीज़ें ये बन रही हैं. ठीक है, सोमा जो बन रहे हैं जी, ये चीज़ें जो हैं वो अगर वो डोमिनेंट आया तो फिर आएगा, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो. रिसेसिव है तो वो साइलेंट रह जाएगा. लेकिन आप सवाल क्या करना चाह रहे हो कि मर्द ही सफ़र कर रहे हैं? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब इस केस में एक्स लिंक रिसेसिव केस में कि जब आगे ट्रांसफ़र होती है इनहेरिटेंस तो वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन ये जो डिजीज एक्स लिंक दुनियावी इनहेरिटेंस जो है, जी, दुनियावी इनहेरिटेंस जो माल दौलत की, जी, वो कहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है? लड़की को आधा हिस्सा मिलता है, लड़के को दो. नहीं, बॉयज़ में सिर्फ बॉयज़ में बराबर आ रही. अच्छा, इस केस में बॉयज़ भी जो है वो सिर्फ बॉयज़ पहली तो बात वो इफेक्ट होते हैं, लेकिन बॉयज़ भी 50% इफेक्ट हो रहे हैं. वो बाकी जो 50% है वो चांसेस हैं 50% प्रोबेबिलिटी, यानी उसका लड़का एक ही पैदा हुआ है. ऐसे अगर एक ही पैदा हुआ है तो हो सकता है उसमें बीमारी आए, ये भी हो सकता है ना आए. जी, ऐसे 2 पैदा हुए हैं, हो सकता है दोनों में ही ना हो सकता है एक में हो और एक में ना हो. ठीक है, हो सकता है उसके 4 पैदा होने थे लेकिन पहले 2 पैदा हुए, फिर उसने किए ही नहीं, वो दोनों ही बीमार हैं. जी, ठीक है, तो चांसेस 50-50% है जी कि उसमें हेल्दी डिजीज आ गई तो सारे बच्चों में ही हेल्दी आ गई तो बचत हो गई. लेकिन अगर उसमें से खराब आ गई तो वो चांस है, यानी दोनों चांसेस है ना, सही आ गया तो बच गया, खराब आ गई क्योंकि उसके पास है एक्स एक ही है ना, उसके पास वाई तो है ही नहीं, जो दूसरी एक्स तो है ही नहीं दूसरा उसके पास ना, वो तो लड़की के पास है. लड़के के पास दूसरा वाई है, उसने उसमें हिस्सा नहीं लेना, तो उसका एक एक्स का हिस्सा लूला लंगड़ा आ गया तो वो काबू हो जाएगा. ठीक है, लेकिन उसको अगर हेल्दी ही मिला चारों बच्चों को तो वो चारों भी बच जाएंगे. प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि 50% चांसेस हैं कि वो आ जाए या वो आ जाए. ठीक, लड़की में इसलिए नहीं आ रहा, लड़की में आ गया लेकिन शो नहीं होगा, लेकिन लड़की आगे पास कर सकती है. समझ गए? वो ऐसे है. तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि इसलिए उसको जायदाद ज़्यादा मिलती है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर उसको इनहेरिटेंस की अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि क्योंकि उनको जो है वो बच्चों को इसलिए हिसाब देना पड़ता है क्योंकि वो इनहेरिटेंस क्योंकि पास करते हैं, तो इसलिए बड़ों की गलती का बच्चों को भी जो है हिसाब देना पड़ता है. तो इनहेरिटेंस तो सबके अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, या जिस जो कायदा है
तो ये जो डिजीज़ है, इनहेरिटेंस सिर्फ ये मादी इनहेरिटेंस आप कह रहे हैं ना कि जायदाद एक कनाल ते 2 कनाल जी, जी। मिलेगी बराबर, या लड़कों को बराबर मिलेगी ना, लेकिन सारा कुछ बराबर उस सेंस में नहीं ना आ रहा। एक बड़ा लड़का है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, अब्बे माँ का कई बार उसको ज़्यादा प्यार, जिम्मेदारियाँ उस पर ज़्यादा पड़ती हैं। ये भी तो होता है कि नहीं होता? जी, जी। एक ज़्यादा लायक है, एक कम, एक नखट्टू है, एक माँ बाप का ज़्यादा ताबेदार है, एक बहुत ही नालायक है। ठीक है, इनहेरिटेंस वो वर्ल्ड ही तो आ रही है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर जो ताबेदार है या जो ज़्यादा लायक है, जो ज़्यादा नेक है, वो भी फ़र्क आ रहा है ना। एक ही चंगेर पे पल रहे हैं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के घर बेटे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम डिफरेंट है, बाकी 11 भाई डिफरेंट हरकत कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, हालांकि बाप तो इकट्ठा खिला रहा है, दोनों को इनहेरिटेंस उस तरह, उनकी डीड्स अपनी भी शुरू हो जाएंगी ना आगे। ये तो बाद में होगा ना, जब बच्चा पैदा हो गया, बड़ा होगा, फिर वो करेगा। लेकिन बाय बर्थ जो डिजीजेज हैं तो वो एक बच्चे में आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है। हाँ, ये उसकी तरफ से फैसला हो रहा है ना, जो भी है, जी। ठीक है। एक ज्यादा बोझ उठाएगा, ये वही बात आ गई कि मैं ही हदायत दे रहा हूँ और जलालत दे रहा हूँ, ठीक है। वो जो बच्चा बीमार पैदा हुआ है वो रिएक्ट कैसे करता है, वो बड़ा होके अपनी उसे हैंडीकैप पे भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ठीक है, हालांकि वो डिफरेंट है दूसरों के मुकाबले में, उसको नज़र नहीं आ रहा या उसकी कानों में नहीं है या उसका कोई बर्थ डिफेक्ट है, लेकिन वो हम्बल है। एक है वो बहुत एग्रेसिव है, या वो अल्लाह से भी नाराज़ है इस बात पे, ठीक है। उसको हालांकि उसकी कंपनसेशन में बहुत ज़्यादा जहानत फतानत मिली हुई है, ठीक, वो दूसरे बच्चे के मुकाबले में, दूसरे के पास उतना IQ नहीं है, लेकिन वो अपनी उसी बात को रगड़ी जा रहा है। ये डिफरेंस आएगा आगे। टेस्ट चल रहा है ना, मुसलसल टेस्ट चल रहा है। पिछली जनरेशन की जो की है, अगले की जो बात है, अगर वो किसी हैंडीकैप से शुरू कर रहा है रेस, तो वो उसके दादे का ही कसूर है ना। वो क्यों आ रहा है? उसकी प्रेगनेंसी में माँ की हालत और थी, उसकी प्रेगनेंसी में माँ की हालत और थी। बाप उसकी प्रेगनेंसी में हराम कमा के लाया, बाप ने उसकी प्रेगनेंसी में हराम किया, या माँ जो है उसने हराम किया, या माँ ने गलत किया, या माँ गुस्से में थी, या माँ पे जुल्म हुआ, माँ की बद्दुआ लग गई। माँ ने बद्दुआ तो अपने ससुराल वालों को दी, लेकिन ऑफस्प्रिंग तो उनका था। समझ रहे हो? तो पहली बार माँ बड़ी खुश थी, दूसरी बार माँ परेशान थी, और सादात बच्ची की बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, उसका फायर जो है वो बहुत तेज लगेगा। समझ रहे हो? उसका प्रोटोकॉल और है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये मल्टी फैक्टोरियल चीजें होंगी। मैं ये एवं डिस्कशन तो मैं तो साइंटिफिक उसमें करना शुरू हो गया उनके लिए। प्रैक्टिकली उसमें मैसेज ये है कि जुल्म ना करो, किसी की आ ना लो, छोड़ो। पर एक ऐसे यार कह रहे वो जिस तरह खातून ने मुझे बददुआएं दी हैं UK से कि जी आप लोग जजमेंटल हो गए, कह देते हैं जी अब्बे का कसूर है और ये माँ बाप का कसूर है, बच्चे का नहीं है, ये आपके अल्लाह का है, वो सारा ये कह रही थी, ठीक है। क्योंकि वो अल्लाह पे डाल रही थी, मेरे मुंह से कुछ बातें निकल गई, ठीक है, कि आप ये हल्फन कहती हैं कि ऐसे ऐसे नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता। मेडिकल साइंस कुछ ऐसी बाय बर्थ बीमारियां हैं जिनको मेडिकल साइंस नहीं जानती, अभी तक भी नहीं जानती कि क्यों होती हैं, ठीक। मेरी ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ आई हैं तो वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है, अगर मैं बोलूँ उसको तो मैं बोलने नहीं चाहता, ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने एक बात पर्दे में रखी है, अच्छा है पर्दे में, साइंस खुद निकालेगी, निकालती फिर। हाँ, मैं ये कह सकूंगा कि ये गलत काम ना करो, ये करो। जब अल्लाह रसूल ने 1400 साल पहले कह रही है ये करना ये नहीं करना, आप उसका मजाक बनाएं, आप हफ्ते वाले दिन मछली पकड़ के खाएं, शजरे ममनुआ को आप हाथ लगाएं, ठीक है। आपको कह दिया जाए इस हफ्ते आपने नहीं ये काम करना, आप कहें मैंने इस हफ्ते भी करना है, कौन सा कोई देख रहा है, ठीक है। आपको कह जाए यार आपका अपना घर है, आप मेन दरवाजे से आया करें, आप कहें नहीं मैंने पिछली दीवार फलांग के आना है, किसी को क्या पता है, तो चले नहीं पता तो ना सही, ठीक है। लेकिन फिर आपको तो पता है, तो आपको पता तो लगेगा, तो फिर अल्लाह दे पा दो। अब समझ आ रही है? अब उस बच्चे का क्या कसूर है? अब माँ बाप से पूछे, या बाप ही उस माँ बेगुनाह थी, सैक्रिफाइस कर रही, बच्चे की खातिर उसने मारे खाई हैं, वो बाप ही इतना जुल्म कर रहा है, उस बेचारी को यार निकल गई है, या उसके माँ बाप की निकल गई है मजबूर की, तो इसकी अपनी औलाद में वो आएंगी। विरासत ले रहे हैं ना चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब के बच्चे, बाकी भी तो विरासत में आ रहा है कि नहीं आ रहा उन्हें? अगर आ रहा है सारा कुछ, तो भाई अगर दुआएं आ रही हैं, फैज़ आ रहा है, तो आहें भी इन्होंने लेनी है। समझ रहे हो? वो फिर किड टू किड डिफरेंस ये है
कि उस वक्त माँ की क्या हाल, माँ का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माँ के ही डेटा करप्ट हो रहा है, माँ ही हसास है, माँ के पास है मेन मस्त जो कुछ है, वो माँ बेचारी को तंग कर रहे हो अपनी सो कॉल्ड डोमिनेंस के चक्कर में, और वो आजिज बनी हुई है। ये आजिज जो होता है ना, ये गोडे गिट्टों से ले जाता है। और उसके बाद अमूमन ऐसे बच्चों के अंदर माँ थोड़ी देर देखेगी, वो सारी माँ कई बार मर जाएगी, जो मजलूम होगा वो जल्दी चला जाएगा, जालिम बाद में वो भुगत रहा होगा, और कई बार ये तक नहीं पता होता कि ये मेरा अपना किया धरा है। दोष खुदा को दे रहा होता है, जादू को दे रहा होता है, किसी दे कीते किराए को दे रहा होता है, अपने हाथों की बोई फसल है। बाबा फिर इस केस में जो मदर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें होता है, माँ का रोल बहुत ज़्यादा है। important माँ जितनी पॉजिटिव, जितनी सेक्रीफाइसिंग, जितनी खुदा तरस, जितनी अल्लाह लोग होगी, नस्ल में उसका इफेक्ट आएगा। तो माँ की नूह अलैहिस्सलाम छोटी पर्सनैलिटी है, जी जी नहीं, बहुत बढ़िया डेफिनेटली, लेकिन बेटा माँ का रोल। जी जी इस्माइल अलैहिस्सलाम वालिद के साथ रहे ही नहीं, माँ का रोल, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो जो बाकी भाई हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दूसरी माँ से हैं, बाप एक ही है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, दाता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है सारों के, ठीक है। वाई क्रोमोसोम आ रहा है ना, पर दादा उनका इस्माइल अलैहिस्सलाम है, दादा उनका इसहाक अलैहिस्सलाम है, लड़के हैं ना, जी जी सबको वाई आ रहा है वहीं से, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, जी जी ठीक। माँ से तो ना वाई आ सकता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी वाई यूसुफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन एक्स कोई और आ गया। वो आप पता करोगे तो पीछे से निकल आएंगी बेटी किसी और बड़े पैगंबर की, साफ सुथरा एक्स होगा, ठीक। इनकी जो माँ थी वो उनको खुद फीड करती रहती थी कि ये तुम्हारा बाप ये छोटे वाले से ज़्यादा प्यार करता है, इसने सारा कुछ इसको ही दे देना है, बच के रखो। ये माएँ फीड कर रही होती हैं, ये नफ़रत भी माँ डाल रही होती है ससुराल वालों के खिलाफ या बाप के बारे में, तो वो बच्चे के माइंड पे इफेक्ट आता है। माँ पॉजिटिव सोच में होगी, अल्लाह तवक्कल होगी, सुलाजू होगी, सेक्रीफाइसिंग होगी, बड़े ज़र्फ वाली होगी, औलाद बड़े ज़र्फ की मालिक होगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं, ठीक है जी जी। तो बाबा जी इसमें फिर बाबा जी मैं नहीं, डॉक्टर साहब, हाँ जी। अच्छा, इसमें फिर जो है माँ की तौबा जो है वो भी ज़्यादा इफेक्ट करेगी इस किस्म माँ तौबा कर ले जब अभी बच्चा पूरा बना नहीं 12 साल की एज तक, उससे पहले तौबा करके माँ 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 मैं बार बार कहूँगा, माँ दुआ करे। लेकिन बाप के भी बड़े बड़े गंदे रोल हैं, लेकिन कम है। मैंने दिखा केसेस आपके सामने आए तो हैं, आप लोगों को नंगा तो नहीं करना ना, जो आपको नहीं पता। पहले केसेस दुआ सेशंस में हैं, 6-6 साल से बच्चे को बुखार हो रहा है, पूरे दुनिया के अस्पतालों में लेके फिर रहे हैं, छोटा सा बच्चा सफ़र कर रहा है 6 साल से, डॉक्टरों ने 2 बार टीबी की दवाइयाँ दे दी हैं, स्टीरॉइड्स दे दी हैं, डायग्नोसिस कोई नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों में। 6 साल बाद बाप को समझ आती है कि वो जो तबलीग के बहाने घर से जाता है कहीं और किसी डंडी वहाँ मार रहा था, वो वहाँ से तौबा किया, उसका बुखार ठीक हो गया, लेकिन फिर माँ नहीं माफ़ कर रही। जब उसे पता चला कि मेरा बच्चा जो है इसकी वजह से सफ़र कर रहा है, फिर वो है, लेकिन कम है रोल उसका। वो हराम कमा के लाएगा, हराम आहे लेगा, वो इफेक्ट आएगा जी। जी आपका जीन्स वाले हो गए सवाल आपके? ये जीन्स का एक और सवाल था। नहीं 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 नहीं, एक सवाल उनका और था, टेस्ट वाला था कि फिर तवक्कुल का क्या रोल है अगर टेस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया ना याद आपको? क्योंकि डॉक्टर तारिक से मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछे हुए थे, मुझे उनका ये जवाब बड़ा मज़ेदार लगा जो उन्होंने थोड़ी सी उनका फील्ड है ना, उन्होंने कहा जजमेंटल ना हो ज़्यादा। Should people get tested before marriage? हाँ, ये वाला सवाल जो जेनेटिक काउंसलिंग की बात हो रही थी और कज़न मैरिज के अलावा वैसे भी कि किसी भी शादी से पहले सारे टेस्ट कराएं जी, लड़का लड़की, कि उनमें चले थैलेसीमिया की हो सकती है, ठीक है, हीमोफीलिया के लिए हो सकती है, ठीक है। अव्वल तो इसी पे मंगनियाँ टूट जाएंगी कि जी ये टेस्ट कराएंगे तो जी क्यों कराएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बन जाए तो शायद हो जाए, लेकिन उसके लिए इतना पैसा और फंड कहाँ से आएगा?
और फिर अगर आपके एक नया करप्शन का दरवाज़ा खुल गया कि डाटा नादरा च जाके डाटा चेंज करा लो, ਲੈਬਾਰਟਰੀ वाले पैसे दे के चेंज करा लो, ऐं ते कुड़ियां दे ब्याह ही नहीं होणगे, फिर आप अपने कंट्रोल में ले रहे हैं ना ये चीज़, ठीक है। अगर आप अल्लाह तवक्कल, आप जब किसी लड़के या लड़की से शादी शुरू में करते हैं तो आप दोनों, इस्लामी का या तो ये है कि आप दोनों अपने आप को पीछे जो भी है लेकिन समझते हैं कि आज से जब हम रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं या हमारी मंगनी हो गई है, अब हम इसके बाद हमें एक दूसरे के लिए ही रहना चाहिए। चलें पीछे कोई गलती हो भी गई है, अव्वल तो मर्द औरत को पता चले तो वो माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, लेकिन अगर है कोई पास्ट चलें ठीक है, लेकिन नहीं है तो चुप कर जाएं अगर है कोई। लेकिन एस्यूम तो यही किया जाता है ना कि दोनों ही जी कवारे हैं, चलें ऐसे कर लें, लेकिन हो सकता है दोनों से गलती हुई भी हो, दोनों उस पर शर्मिंदा है, अल्लाह पर्दे रखने वाला, किसी को भी पता ना चले। अनटिल अनलेस कि अपने मुंह से चौड़े हो कि 25 साल के रिश्ते के बाद अचानक बताना शुरू करें मियाँ साहब वैसे मैं ना, उसके ऊपर क्या गुजरेगी, अचानक उसके मुंह का जायका ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि तेरा जब सिर्फ गवाह मैं था तो उस वक्त तक बात कोई नहीं थी, ये क्या किया तूने, ठीक है। और स्लिप तो उसलिए उसको अगर गलती हो भी जाए तो कहा गया कि उसके ऊपर अकड़ो नहीं और ना उसको फैलाओ ना उसको बताओ, उसको छुपाओ, फहाशी से मना किया जा रहा है। अभी हया कर लो कि या अल्लाह मेरे से हो गई गलती, उस चीज़ का जिक्र ही ना करें आप, ठीक है। लेकिन आपका सवाल ये था कि शुड पीपल गेट टेस्टेड बिफोर मैरिज लाइक जीनोम और एक्सोम सीक्वेंसिंग फॉर एन एप्रोप्रिएट मैच और टू रूल आउट पॉसिबल डिजीजेस, देन वेयर इज द फैक्टर ऑफ तवक्कल। ये तो आपने साइंस में साथ मज़हब डाल दिया ना, मज़हब तो कह रहा है तवक्कल, लेकिन मज़हब ये भी नहीं कह रहा। अब एक फैमिली में आपको पता चलता है ये मसला है, या वो फैमिली खुद चाहती है, वो कहती है कि नहीं जी हमारे पहले एक बच्चा था उसको थैलेसीमिया था, हम खुद भी चाहते हैं, हम बाहर शादियाँ कर रहे हैं, अब हम अपनी जेनेटिक टेस्ट ही कर रहे हैं, आप भी कर लें, दोनों में ना हो और डोमिनेट ना कर जाए या कोई और बीमारी ना हो जाए। पढ़े लिखे लोग हैं वो ये करना भी चाहते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया, अगर कोई टेस्ट है कोई सेफ चल सकते हैं, ठीक है। या कज़न मैरिज ही करनी है लेकिन हम अब ये टेस्ट करना चाहते हैं कहीं हमारे बच्चों में ऐसे ना हो, पहले इतनों में है, अगर वो टेस्ट करवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो कर लें। गवर्नमेंट लेवल पे सारों का अगर मैंडेटरी किया जाएगा, एक तो गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होना चाहिए, दूसरा फिर उसमें बाद में करप्शन ना हो, उसमें बाद में फिर डाटा चेंज करा रहे हैं नादरा में, ऐसे थोड़े सामने की कुछ हो जाता है, एक नया रेट बढ़ जाएगा शादी से पहले, फलानी लैब वालों से कराना वो जाली भी दे देते हैं, फलाने वाले इतने देते हैं, फलाने इतने देते हैं, टेस्ट के बगैर भी दे देते हैं, समझ रहे हो। तो इसका जवाब मेरा तो ये था, डॉक्टर साहब का ये है, ओनली इन केस ऑफ नॉन कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, वही जिसमें पहले से पता है, लाइक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डेफनेस एंड अदर नॉन डिसऑर्डर, इट विल हेल्प और इट मे हेल्प। कभी आगे ना पास आउट कज़न मैरिज है, ये बाहर भी करनी है, उनकी भी चेक कर लें, वो भी कर लें अगर वो करना ही चाहते हैं। इफ़ देर आर सच डिसऑर्डर्स एग्जिस्टिंग इन ए फैमिली थ्रू जनरेशन, येस सीक्वेंसिंग और जेनेटिक टेस्टिंग विल हेल्प। However, for every couple getting married, it's not possible and not advised in my opinion। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से है, ठीक है। What had to come out way will come despite sequencing। उसने कहा उसके बावजूद अगर आपके अंदर ये होनी है ना, आपको नहीं था, दोनों को नहीं है, मियाँ बीवी को, लेकिन शादी के बाद आपस में लड़ पड़े हैं, शादी के बाद एक दूसरे को जलील कर दिया है, खातून की प्रेगनेंसी के दौरान म्यूटेशन हो गई है, फिर क्या कर लोगे। डिफेक्टेड बच्चे वो कहते नहीं, कई बार पेरेंट्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं हमारे ना इसकी साइड पे ना हमारी साइड पे किसी को पहले है ही नहीं है। डॉक्टर्स फिर भी कई बार जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, पीछे टेस्टिंग करते हैं, दादा दादी नाना ने उसके बहन भाइयों करते हैं, अब जो अफोर्डिंग क्लासेस हैं, नहीं निकलती डिजीज़, लेकिन उन दोनों में हो गई है म्यूटेशन, तो पहली बार किसी में तो होनी है, तो कहीं आपसे वो गलती हो गई है, आपने किसी की आह ले ली है, आपस में एक दूसरे की आह ले ली है, आपस में एक दूसरे को जलील कर दिया है, आपस में एक दूसरे का हक मार दिया है और ऊपर से सीना जोरी की है, तो मैनिफेस्ट कर गई, समझ रहे हो। और इल्ज़ाम जवेद साहब को देता है बाबा जी कि लो जी साढ़े ते पा रहे ने, माँ प्यो का कसूर होता है, जजमेंटल हो रहे हैं, हमारी दर्द को कोई क्या जाने। जी जी फिजिक्स वालों की तरफ से ये सवाल है जी। सर अगर मियाँ बीवी में कोई लड़ाई वगैरह होती है, ऊंची बोलिए जी, लेकिन उनके पहले 2-3 बच्चे जो है वो सेफ रहते हैं, हाँ जी, बाद में उनकी सुलह भी हो जाती है, वो ठीक भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई बाद वाला बच्चा बीमार पैदा हो।
भी हो सकता है ना कि वो किस लेवल पे दुखी है। अगर वो उस वक्त प्रेग्नेंट है, वो माफ़ भी कर चुकी है, दुआ भी नहीं कर वो चुकी माँ के पेट में 9 महीने जब नहीं है, उस टाइम नहीं उस टाइम नहीं, उससे यानी बिल्कुल जब स्टार्ट प्रेगनेंसी नहीं थी, वैसे लड़े, फिर सुलह हो गई। स्टार्ट वाली जब प्रेगनेंसी थी ना तब है थी लड़ाई वगैरह जो भी है, लेकिन वो बच्चे सेफ हैं, वो सही पैदा हुए। ठीक है, अब जब सुलह वगैरह हो गई है तब लास्ट में लेट्स सपोज फोर्थ आखिरी बच्चा बीमार पैदा हो गया, बच्चा है तो वो बीमार नहीं वो उसने सुलह जिसने की है ना, या खामन साहब ने या बीवी साहब ने, वो सामने सुलह हो गई है, या तो अंदर से नहीं माफ कर रहा या दूसरी पार्टी ने फिर वो डंडी मारी है। कोई बेईमानी की है, कोई इमानत में ख्यानत की एक दूसरे की। जिथे प्यो ਧੀਆਂ नहीं छड्डदे पे, भरा भैणां नहीं छड्डदे पे, वाइफ स्वैपिंग हो रही ने, उत्थे अल्लाह ने कुछ नहीं अजे कहता पिया, तुसीं आप एक दूसरे नाल बड़ा कुछ करदे पे हो ना। कुछ भी हो सकता है ना, मैं पॉसिबिलिटीज़ है ना, मैं ये तो मेरी है, मैं एक फजूल, मैं कब कह रहा हूँ ऐसे होता है यार, साइंस तो कह रही वैसे कोई जरासीम होते हैं, कोई डॉक्टर गलत दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, कोई गंदी खुराक खा ली, किसी का कीता कराया, सस ने जादू कराता कि मेरी नस्ल उजड़ जाए, भैन ने फूफी ने भरा दे बच्चों से जादू कराता अगर हस्बैंड वाइफ ठीक है आपस में, लेकिन ससुराल वालों से या उधर से नफरत कहीं से भी आई है, कहीं से भी होगी। हाँ जी, तो वो ससुराल वालों की, जो फूफी की, चाचे की, ताए की, ब्लड तो सारों का सेम है, फिर भी हो सकता है। प्यार से क्यों नहीं रह सकते? ओ यार पीछे दादा दादी नहीं सेम है? मैं रीज़न पूछ रही हूँ कि फिर भी हाँ, हो सकती है ना। नफरत बीमारी की जड़ है। नफरत, लालच, हसद, कीना, बोगस, जुल्म, तासुब, तकब्बुर, नेगेटिविटी। आपने नेगेटिविटी की तो पॉजिटिव उड़ गई ना, वहाँ से रोशनी उड़ गई, अंधेरा आ गया, कहीं से भी उड़ी। आपको एक अच्छी चीज़ दी थी, आपने ज़ाया कर दी। आप दूसरे बंदे के साथ नाइंसाफ़ी है ना, उसके मुकाबले में एक और है भाई, वो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा है, तो उसकी औलाद और इसकी औलाद एक जैसी नहीं ना होगी। समझ रहे हो जी? सो डॉक्टर साहब का आंसर तुम लोग पूरा नहीं सुने। म्यूटेशंस राइज मैंने सुना दिया था कि नहीं? नहीं, साइंस पूरी पढ़ाई में दोनों। इफ देयर आर सच डिसऑर्डर्स एग्जिस्टिंग इन ए फैमिली थ्रू जनरेशन, यस, सीक्वेंसिंग और जेनेटिक टेस्टिंग विल हेल्प। However, for every couple getting married, it's not possible and not advised in my opinion. What had to come out way will come despite sequencing. ठीक है, जो उस जनरेशन से अगर हो गई म्यूटेशन तो फिर क्या करोगे? Moreover, important question is in perfect normal parents, how diseased kids are born. हो गए, पहले ये सोचो ना, जो बिल्कुल ठीक थे, सारा कुछ ठीक है, बाद में फिर बच्चा बीमार पैदा हो गया, वो क्यों होता है? Mutations rise in germline and passed on to kids. In such a case, genetic test of parents can't help. Every egg is a newly formed cell. Any error during its formation or sperm formation will impact our health. Genetic testing only helps already known. Running in a family disorder and test is advised. But what about the cases I described above? जहाँ पे पहले सारा कुछ ठीक है. Hence again let's stay positive, seek raham karam from Allah and always fear Allah. Stay positive and spread positivity. This is all we can do as humans. No sequencing or testing can save us from what is going to come out way. Number 3, tawakkul is pray a lot and leave results on Allah. We are also advised to do our part. कोशिश हमारा पार्ट है, हमारे हिस्से का जो पार्ट है वो करें हम मुस्बत रहें, हम पॉजिटिव लाइफ गुजारें, हम प्यार बने, हम नफरत ना करें, हम ज्यादती ना करें, हम जुल्म ना करें। हमें जो हमारे इख्तियार में एक चीज़ है, गुनाह ना करना। एक काम है वो करना नहीं है, हम वो ना करें। वो हम करेंगे, अल्लाह कुछ नहीं जा रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी एलील्स जीन्स डिफेक्ट हो रही हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, तो वो हम आगे फिर पास भी कर रहे हैं। हम चलें हराम का पैसा ला रहे हैं, जुल्म करके ला रहे हैं, किसी का आँख मार के ला रहे हैं, तो उसके साथ आहें आ रही हैं, वो हमारी औलाद खा रही है, वो हमारी औलाद इंजॉय कर रही है, तो इट इज़ विद द कॉस्ट। तो हम अपना रोल अच्छा प्ले करेंगे, उसके बावजूद नेक हो के भी फाइनल फैसला उसकी तरफ से है, ठीक है, टेस्ट उसकी तरफ से आते जाएंगे, तो वो फिर रिजल्ट उसके ऊपर रखना और उसके ऊपर फिर खुश रहना। जो मौला अली की मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। अगर मैं इरादा करता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ, कामयाब होता हूँ तो खुश होता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ। किस चीज़ का? कि या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे से अपनी मर्जी का काम लिया, मेरी मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का काम लिया, मेरे से मुझे तौफीक दे दी है। तो हम्बलनेस है, ये नहीं कहा कि मैंने कर दिया, देखा मेरा इरादा था, नहीं कहा तेरा इरादा था, ये इरादा तेरा था इसलिए हुआ है। और अगर मैं इरादा करता हूँ और मुकम्मल कोशिश करता हूँ,
खूब कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। किस चीज़ का? या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाने से रोक लिया। ये इरादा तेरा नहीं था, नहीं तो हो गया रहता, ये मेरा था, और तेरा इरादा अभी की और है। चाहे ये मुझे काम अच्छा ही लग रहा है लेकिन अभी इसमें देर है, या तू इसे किसी और टाइम पे करना चाहता है, तो ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है, मैंने अपनी कोशिश की। तेरा जो फैसला है ये किसी जादू से नहीं बदला, ये किसी नज़र से नहीं बदला, ये किसी से नहीं बदला, ये तेरी मर्जी है, मैं हाजिर हूँ। ये आज सी, ये फिर सरेंडर है, ये है ज़ीरो। ये वो जो वीडियो का केस था ना, वो खातून कह रही थी जी कि हमारे ख्याल में इतने बिलियंस में चेंज आ जाती है, मतलब तुसी हूँ मान लो कि एवोल्यूशन हो रही है, 6 बिलियन बाद साल आगे देख लियो कि देखो ही है ना, ठीक है, बांदर जड़ा सी वो चीता बन गया, ठीक है। लेकिन वो उसका उन्होंने जवाब दिया हुआ है कि दीज आर ए लॉट ऑफ हैंड वेविंग, दीज आर ए लॉट ऑफ हैंड वेविंग। इफ वन टॉक्स अबाउट ऑल दिस देन यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल अदर एवोल्यूशन आर्गूमेंट्स एज वेल। ही इज सो केयरफुल। So we cannot and should not pick one argument, use it to build our case and leave the rest. What is it turns out to be wrong tomorrow? If it turns out to be wrong tomorrow, our own case will be destroyed. ठीक है? So be careful. हाँ जी, नेक्स्ट क्या सवाल था जी? जी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला